हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू रिवीजन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस टुडे। हम लोग सेक्शन 40A कर रहे थे। सेक्शन 40A डिसअलावेंस की बात करता है। कुछ एक्सपेंसेस को बिजनेस में हम लोग डिसअलाउ करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन 40A1 है। सेक्शन 40A1 बोलता है अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, रॉयल्टी पे किया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे किए विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। टीडीएस उस पर डिडक्ट होना था लेकिन आपने टीडीएस काटा नहीं, और टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। टीडीएस आपने डिडक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को दिया नहीं, डिपॉजिट नहीं किया। और ये कब तक करना चाहिए था आपको? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग तक आपको ये करना चाहिए था। बट सिंस यू डिड नॉट डिडक्ट टीडीएस, नाइदर यू डिपॉजिटेड इट, तो ऐसे केस में 100% ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड। ये पेमेंट हम लोग नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं दोस्तों, आउटसाइड इंडिया। नॉन रेसिडेंट को पे किया आउटसाइड इंडिया, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। ठीक है। सेक्शन 40A1 है, ये बोलता है अमाउंट अगर पेबल है किसी रेसिडेंट को ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो इन केस ऑफ पेमेंट टू रेसिडेंट 30% ऑफ सच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। तो आपने टीडीएस चैप्टर में सीखा है, जैसे 194C का पेमेंट था, समझो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, उसमें टीडीएस कटना चाहिए था 1% और 2% वगैरह, लेकिन आपने टीडीएस काटा नहीं, या फिर आपने टीडीएस काटा लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो ऐसे केस में 30% ऑफ एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। मतलब समझो मुझे 1 लाख का पेमेंट करना था और मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो 1 लाख का 30%, 30,000 का एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे। डिसअलाउ होने का मतलब मेरा प्रॉफिट उतने से बढ़ना चाहिए, 30% के अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ेगा और उस पर अपने को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 40A1 अभी और भी आगे सीखेंगे। ये सेक्शन स्ट्रिक्टली बोलता है कि अगर टीडीएस डिडक्ट होना है ऑन सर्टन पेमेंट तो आपको काटना चाहिए, और अगर आपने टीडीएस काटा तो डिपॉजिट भी करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों का डिफॉल्ट हुआ तो ऐसे केस में एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। नॉन रेसिडेंट को पे किया तो 100% ऑफ सच एक्सपेंस नॉट अलाउड, रेसिडेंट को पे किया तो 30% ऑफ सच एक्सपेंस नॉट अलाउड। नीचे नोट लिखे हैं मैंने, टीडीएस नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अगर पेमेंट नॉन रेसिडेंट को है तो 100% ऑफ सच एक्सपेंस नॉट अलाउड, रेसिडेंट को है तो 30% ऑफ सच एक्सपेंस नॉट अलाउड, एंड 70% विल ओनली बी अलाउड। ठीक है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे चार्ट में लिखा। टीडीएस डिडक्टेड और डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग के बाद अगर आपने डिपॉजिट किया तो गवर्नमेंट बोलता है फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, है ना। रिटर्न फाइलिंग के बाद अगर आपने टीडीएस काटा और डिपॉजिट कर दिया तो नेक्स्ट ईयर जितना अभी डिसअलाउ हो रहा है उतना हम लोग अलाउ कर देंगे। तो इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट 100% एक्सपेंस नॉट अलाउड हुआ था तो ये 100% वापस अलाउड हो जाएगा, और इन केस ऑफ रेसिडेंट 30% नॉट अलाउ हुआ था तो 30% नेक्स्ट ईयर में पीएनएल अकाउंट में आप अलाउ कर सकते हो, और वापस पीएनएल अकाउंट में आप लिख देना। तो ये एक्सपेंस तो करंट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर में लिखते टाइम आप उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस बोल के लिख देना 30% को। ठीक है, मतलब करंट ईयर में वो डिसअलाउ हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में टीडीएस भरा तो नेक्स्ट ईयर में तो लिखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर में अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस बोल के लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर ए पेड ऑडिट फीस टू हिज सीए मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 50,000 विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अभी ऑडिट फीस हम लोग सीए को पे कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सेक्शन 194J एप्लीकेबल होता है, विच सेज दैट द TDS must be deducted at the rate 10% when the amount of such fees exceeds 30,000। तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज का फीस है, 30,000 के ऊपर है तो 10% काटना चाहिए। अभी 50,000 का पेमेंट है तो 10% 5,000 टीडीएस काटना चाहिए था। ही अगेन पेड द ऑडिट फीस, बाद में वापस उसने ऑडिट फीस पे किया 40,000 का ड्यूरिंग द ईयर 23-24, नेक्स्ट ईयर में पे किया, एंड डिडक्टेड टीडीएस एट 10% ऑन द टोटल पेमेंट, और बाद में नेक्स्ट ईयर में टीडीएस काटा 90,000 पे, मतलब लास्ट ईयर का भी पेमेंट और करंट ईयर का भी पेमेंट, एंड डिपॉजिटेड द सेम बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। और नेक्स्ट ईयर में डिपॉजिट किया, नेक्स्ट ईयर का जब भी रिटर्न फाइल हो रहा था तभी। तो अभी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा देखो, 22-23 करंट ईयर का जो पेमेंट था उसका 30% नॉट अलाउड, क्योंकि हम लोग ये रेसिडेंट को पे कर रहे हैं सेक्शन 40A1A के हिसाब से। तो 50,000 का 30% कम्स टू 15,000 विच विल बी डिसअलाउड, एंड सिंस टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड
नो अमाउंट ऑफ टीडीएस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। करंट ईयर में तो टीडीएस हम लोग टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं, तो करंट ईयर में टैक्स लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ डिसअलाउड होगा बस, है ना। टीडीएस वाला पॉइंट तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग टीडीएस काटते हैं तो एक्सपेंस अपना नेट रहता है, और टीडीएस हम लोग ऐड करके फिर हम लोग ग्रॉस लिखते हैं, है ना। मतलब एक्सपेंस आपने ग्रॉस लिख दिया, और बाद में आप क्या करो, अभी ये एक्सपेंस है हमारे हमारे एंगल से, तो ये एक्सपेंस है, तो ये टीडीएस को मैं क्या करूँ, मैं मेरे टैक्स लायबिलिटी से माइनस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं हमेशा एक्सपेंस ग्रॉस लिखूंगा। मैंने ये नेट अमाउंट किसको पे किया, सीए को, टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया, और मेरे लिए टोटल एक्सपेंस ये। यहाँ पे क्या बोला है, 30% 15,000 विल बी डिसअलाउड, एंड सिंस टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड, नो अमाउंट ऑफ टीडीएस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। ये सीए जब ये अपना टैक्स लायबिलिटी का स्टेटमेंट बनाएगा तो सीए टीडीएस का अमाउंट माइनस नहीं कर सकता, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं हुआ था, ठीक है। और मेरे केस में क्या होगा, मैंने 50,000 का पेमेंट किया था, पीएनएल अकाउंट में 50 लिखा था, लेकिन मुझे सिर्फ 35,000 लिखने मिलेगा, 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 30% ऑफ 50,000 जो डिसअलाउ हो गया था 15 विल बी अलाउड। अभी नेक्स्ट ईयर में आपने टीडीएस काटा तो नेक्स्ट ईयर में 15 अलाउड हो जाएगा, और 100% ऑफ 40,000 तो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है, उस पर टीडीएस काटा है, तो ये पूरा 40,000 अलाउड हो जाएगा एज बिजनेस एक्सपेंस। टीडीएस ऑफ 90,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, है ना। तो टीडीएस 9,000 का टैक्स लायबिलिटीज में से माइनस कर देना। ये कौन माइनस करेगा दोस्तों, ये पेई माइनस करेगा, पेयर नहीं, ठीक है। पेई को अभी इनकम कितना मिला, उसको 90,000 में 40,000 मिला इस साल का, तो 40,000 में टीडीएस कटा, कितना कटा, पूरा 9,000, मतलब हमने उसको खाली कितना दिया, 31,000। तो जब ये वो टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट बनाएगा तो 9,000 टीडीएस माइनस करेगा, और जब वो इनकम लिखेगा तो 40,000 इनकम लिखेगा ग्रॉस, ठीक है। तो ये टैक्स लायबिलिटी में से किसके माइनस होता है, याद रखना, पेई के माइनस, पेई के लायबिलिटी में से, पेयर के नहीं। मैं पेयर हूँ, मेरा काम है टीडीएस काटना। अगर टीडीएस काटा तो मैं 100% ऑफ एक्सपेंस लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर टीडीएस मैंने नहीं काटा तो मेरे को खाली 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 70% अलाउड होगा, है ना। और मेरे टैक्स लायबिलिटी में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े। एक्सेप्शन लिखा है दोस्तों, एक्सेप्शन टू सेक्शन 40A1 और 40A1A। ये एक्सेप्शन क्या है, बोलता है टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो जनरली पेयर इज ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। अगर टीडीएस नहीं काटा तो असेसी इन डिफॉल्ट, लेकिन एक्सेप्शन है, पेयर को गवर्नमेंट बोलता है हम लोग असेसी इन डिफॉल्ट नहीं समझेंगे इन सर्टन केसेस, इवन इफ टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। टीडीएस नहीं काटा, ये आपको पॉइंट याद रखना है, टीडीएस नॉट डिडक्टेड बोला है, ठीक है, टीडीएस नॉट डिडक्टेड। टीडीएस नॉट डिडक्टेड। यहाँ पे लिखा है टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। हमने टीडीएस काटा लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो दो अलग अलग केस है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते ही नहीं हो तो आप असेसी इन डिफॉल्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पेई के वजह से आपको गवर्नमेंट असेसी इन डिफॉल्ट नहीं समझेगा, और वो क्या केस है अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को नहीं दिया तो फिर ऐसे केस में आप असेसी इन डिफॉल्ट ही रहोगे, फिर यहाँ पे कुछ, है ना, मतलब एक्सेप्शन वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। तो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ना देना बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे केस में हम लोग डिफॉल्टर ही कहलाएंगे। लेकिन टीडीएस काटा ही नहीं तो कुछ केसेस में हम लोग बच सकते हैं, वी विल नॉट बी टर्म्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है। असेसी इन डिफॉल्ट हो गया तो पेनल्टी वगैरह प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, पेनल्टी भी अपने को भरना पड़ता है। When all the following conditions are satisfied, payer is not deemed as assessee in default। कंडीशन क्या है, पे ना, मतलब जिसको मैं पैसे दे रहा था वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट जो भी हो, हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, उसने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया। पेई हैज टेकन इनटू अकाउंट सच सम फॉर कंप्यूटिंग हिज इनकम, मतलब समझो
मैंने सीए को फीस पे किया, ऑडिट फीस पे किया और टीडीएस नहीं काटा, बट व्हेन ही वाज फाइलिंग हिज रिटर्न ही कंसीडर्ड द अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस पेड बाय मी, है ना, एज इनटू हिज इनकम टैक्स रिटर्न, एंड ही कंसीडर्ड द सेम फॉर हिज टैक्स लायबिलिटी, टैक्स भी पे कर दिया। पेई हैज पेड द टैक्स ड्यू ऑन इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम, है ना, मतलब मैंने टीडीएस तो नहीं काटा लेकिन उसका टैक्स वगैरह पे किया पेई ने। पेयर फर्निशेस अ प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं मेरे सीए के थ्रू, है ना, एक सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा कि भाई आई कुड नॉट डिडक्ट टीडीएस, है ना, सो मेक श्योर दैट यू आर पेइंग इट, कंसीडरिंग एंड पेइंग इट, है ना, कंसीडरिंग इन योर टोटल इनकम। हाउएवर पेयर विल हैव टू पे इंटरेस्ट, लेकिन मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, मैं असेसेंट डिफॉल्ट नहीं हूँ फिर भी मुझे इंटरेस्ट लगेगा एट 1% पर मंथ और पार्ट के हिसाब से, ये टीडीएस चैप्टर में हमने सीखा है। However, if TDS is deducted but not deposited, TDS आपने काटा लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, then the assessee is deemed as assessee in default, फिर हम लोग डिफॉल्टर ही कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा थियरी लिख देता हूँ। देखो हम लोग पेयर है, हम लोग बिजनेस टॉपिक में खुद को पेयर समझ रहे हैं और हमने पेमेंट किया पेई को। जैसे हमारा बिजनेस है और हम लोग किसी प्रोफेशनल को पे कर रहे हैं प्रोफेशनल फीस जिस पे टीडीएस कटना चाहिए, और ये बंदा जो पेई है वो रेसिडेंट है, तो हमें टीडीएस काटना चाहिए अंडर वेरियस सेक्शंस, जो भी सेक्शंस एप्लीकेबल है, जैसे 194C 194J वगैरह। आपने कॉमन बहुत सारे कॉमन, वैसे तो बहुत सारे सेक्शन सीखे थे, 192 सीखा था सैलरी वाला, है ना, 194D 194DA वगैरह ऐसे। तो अगर रेसिडेंट को पे किया तो टीडीएस काटना चाहिए। हम लोगों ने समझो 1 लाख का पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा, तो गवर्नमेंट हमें क्या बोलता है? गवर्नमेंट हमें बोलता है बेटा आपको ये पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस बोल के, है ना, पीएनएल में आप एक्सपेंस में जो भी आप फीस पे कर रहे हो, तो आपने 1 लाख पे किया होगा तो हम लोग आपको 70,000 ही अलाउ करेंगे, क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा और फुल पेमेंट किया। तो इसका मतलब मेरा इनकम विल इंक्रीज बाई 30, मतलब मुझे इस पे 30% पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये मेरे लिए ट्रीटमेंट है। मेरे टैक्स लाइबिलिटी में इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन द सेंस टीडीएस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टीडीएस तो मैंने काटा ही नहीं था, तो टैक्स लाइबिलिटी में तो कुछ आएगा ही नहीं। खाली मेरा एक्सपेंस कम हो गया जिसके वजह से मेरा इनकम बढ़ेगा और इस 30,000 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर आप टीडीएस माइनस मत करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो टीडीएस मेरा नहीं है। लेकिन अगर पेई के एंगल से देखा तो पेई बोलेगा इनकम है, प्रोफेशनल इनकम, है ना, फीस रिसीव्ड है, तो कितना फीस, वो तो पूरा लिखेगा 1 लाख, उसको 1 लाख पूरा मिला है विदाउट टीडीएस। तो उसके लिए ऐसा कोई पीनल प्रोविजन नहीं है कि भाई अब टीडीएस नहीं कटा तो आपको इनकम में बढ़ा के लिखना है, ऐसा, है ना। उसको खाली क्या करना है, ये टीडीएस नहीं कटा तो उसको इनकम, जब भी वो इनकम कंप्यूट करेगा तो पूरा 1 लाख कंसीडर करके फिर उसका टैक्स निकालना है, और 1 लाख के ऊपर जो भी टैक्स आएगा उसमें से उसे टीडीएस माइनस नहीं करना है, क्योंकि टीडीएस कटा ही नहीं था ना, तो टीडीएस कैसे माइनस कर सकता है? ठीक है, तो इसका पूरा 1 लाख का जो भी टैक्स आएगा उसको खुद के जेब से भरना पड़ेगा, ऐसा ये पॉइंट है। अगर उसने भरा तो मैं असेसी इन डिफॉल्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो पेयर के एंगल से आप क्या बोलोगे, एक्सपेंस 30% क्या होगा, डिस अलाउड, और 70% विल बी अलाउड। और पेई के एंगल से आप क्या बोलोगे, 100% ऑफ इनकम विल बी, है ना, टैक्सेबल, और टीडीएस कैन नॉट बी डिडक्टेड। टीडीएस डिडक्ट हुआ ही नहीं था तो टीडीएस का अमाउंट टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस नहीं होगा। जब हम लोग टैक्स निकालते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस नहीं होगा। लेकिन समझो अगर हमने टीडीएस काटा, है ना, 1 लाख पेमेंट करना था और मैंने नेट पेमेंट किया, नेट पेमेंट कितना, 90,000 पेमेंट किया आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, और 10% का टीडीएस काटा था 1 लाख पे 10,000। अगर ऐसा हुआ तो क्या करने का, तो फिर मैं पीएनएल अकाउंट में पूरा 1 लाख लिखूंगा, एक्सपेंस ऑडिट फीस पूरा 1 लाख लिखूंगा, तो इससे मेरा 1 लाख से प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स बच जाएगा। मतलब 1 लाख का एक्सपेंस अपन बुक कर सकते हैं तो 1 लाख पूरा एक्सपेंस काउंट हो जाएगा।
और मैं एसएससी इन डिफॉल्ट भी नहीं कहलाऊंगा, और सामने वाला उसको नेट अमाउंट मिला तो फीस रिसीव लिखेगा, नेट अमाउंट कितना 90, प्लस टीडीएस लिखेगा कितना 10, ग्रॉस लिखेगा 1 लाख। तो ये इनकम की बात होगी। जब टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो टैक्स निकालेगा पूरा 1 लाख पे, टैक्स ऑन 1 लाख ना, जो भी अमाउंट है। अभी खाली 1 लाख का इनकम नहीं होगा, बहुत सारे भी इनकम हो सकते हैं। तो जो भी इनकम आएगा, अभी आपको पता है 2.5 लाख तक तो इनकम एग्जेम्प्ट होता है, तो वैसे अगर समझो 1 लाख ही आप बोलते हो इनकम है, तो फिर इसके ऊपर ऐसे केस में नील आएगा टैक्स, और बाद में टीडीएस माइनस करेगा। अब टीडीएस कितना 10,000, 10,000 माइनस किया, और जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा उसको पे करना पड़ेगा, नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट होता है। पेयर के एंगल से एक्सपेंस बुक होता है, पेई के एंगल से इनकम बुक होता है। इनकम हमेशा ग्रॉस लिखते हैं, और टैक्स लायबिलिटी ग्रॉस पे निकाल के फिर टैक्स माइनस करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा। ये टीडीएस अपने को काटना चाहिए रिटर्न फाइलिंग तक या रिटर्न फाइलिंग से पहले, ठीक है। अगर रिटर्न फाइलिंग के बाद आपने काटा, फिर नेक्स्ट ईयर में वो, करंट ईयर में तो डिसअलाउ होगा 30% आपके लिए, और वो 30% वापस अलाउड हो जाएगा अगर नेक्स्ट ईयर में आपने रिटर्न फाइलिंग के बाद टीडीएस काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 40A2, है ना। सेक्शन 40A2 क्या बोलता है? इनकम टैक्स की बात करता है। इसमें पहले सेस नहीं था, सरचार्ज नहीं था, ये ऐड हो गया सेस और सरचार्ज। तो समझो मैंने इनकम टैक्स पे किया है, उसके ऊपर सेस पे किया है, सरचार्ज पे किया है, टैक्स ऑन टैक्स, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंसेस इज डिसअलाउड। अब ये भी पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी में प्रोफेशन टैक्स आप माइनस कर सकते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर सकते हो, है ना। लेकिन वो प्रोफेशन टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद, है ना, हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर रहे हैं, वो सब माइनस करने के बाद फाइनली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स भरना रहता है, इनकम टैक्स। तो वो इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंस हुआ, वो हेड से रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए इनकम टैक्स को हम लोग किधर भी नहीं लिखते। बिजनेस में भी अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा जीएसटी लायबिलिटी है, कस्टम ड्यूटी पेएबल है, तो वो सब मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बिजनेस एक्सपेंस बोल के। लेकिन आफ्टर क्लेमिंग फॉर दोज टैक्सेस, जो मेरा बिजनेस इनकम आएगा, फाइनल बिजनेस इनकम, उसके ऊपर मुझे वापस इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट बोलता है पर्सनल है ना, दैट इनकम टैक्स यू पे आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट, तो दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंस, and therefore it is not allowed as per section 40A2। 100% of such expenses not allowed। तो पहले खाली इनकम टैक्स नॉट अलाउ हो रहा था, गवर्नमेंट ने बोला भाई सेस और सरचार्ज वगैरह भी नॉट अलाउड होगा। तो इनकम टैक्स का समझो आपने टैक्स पे किया है ना, इनकम टैक्स का आपने टैक्स पे किया 1 लाख, उसके ऊपर सरचार्ज और सेस वगैरह है समझो 10,000, तो ये पूरा 1,10,000 नॉट अलाउड होगा, ठीक है। ये पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है, you pay these expenses after earning profit, therefore not allowed। 40A2A है, वेल्थ टैक्स की बात करता है, नॉट अलाउड। वेल्थ टैक्स तो वैसे भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, है ना। वेल्थ टैक्स हम लोग वैसे भी नहीं पे कर रहे हैं, 2014 में एबॉलिश हो गया था। लेकिन समझो अगर किसी ने पुराना पास ड्यूज वगैरह पे किया, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंस नॉट अलाउड, इट इज पर्सनल इन नेचर। 40A2B है, रॉयल्टी लाइसेंस फीस एक्सक्लूसिवली कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, देन सच एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड। अब समझो स्टेट गवर्नमेंट का ही, है ना, अंडरटेकिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, और स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी लाइसेंस फीस वगैरह पे कर रहा है गवर्नमेंट ने, है ना। अगर एक्सक्लूसिव राइट वगैरह दिए ना गवर्नमेंट ने समझो आपको माइनिंग वगैरह के राइट्स वगैरह दिए, तो आप क्या पे कर रहे हो? रॉयल्टी पे कर रहे हो, लाइसेंस फी पे कर रहे हो। आप दोनों स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट को ही रॉयल्टी पे कर रहे हो, तो आपको 100% ऑफ सच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, डिसअलाउड है, ठीक है। 40A3 टीडीएस नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन सैलरी। समझो आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपके सैलरी पे टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काटा लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पे किया, तो आप नॉन रेसिडेंट हो या एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंसेस नॉट अलाउड।
ठीक है, रेसिडेंट होगा तो 30% नॉट अलाउड, नॉन रेसिडेंट है या कोई ऐसा पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं तो 100% नॉट अलाउड। जिसको पे कर रहे हैं वो देखना चाहिए कि वो किधर है। ठीक है, 40A2 40A1 है, पहले यहाँ पे 40A1 फिर 1A, उसके बाद 40A2 40A3 40A2B 40A2 40A2A 40A2B और 40A3, ये सेक्शंस हो गए, ये आपको याद रखना है। 40A4 बोलता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, है ना, कोई फंड मैंने, अब समझो मैं एम्प्लॉयर हूँ आपका, आपके लिए मैंने कोई फंड में प्रोविजन क्रिएट किया, आपके नाम पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ और उसमें मेरा भी पैसा जा रहा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों एक्सपेंस होता है। assessee has made arrangement for deduction of TDS from payment of fund। अगर समझो मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है ना, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उस फंड से, तो गवर्नमेंट बोलता है, फिर मुझे बोलता है गवर्नमेंट कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो आप लिखो। लेकिन अगर टीडीएस डिडक्ट करने का मैंने कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया तो गवर्नमेंट मुझे बोलता है नॉट अलाउड, फिर जो भी कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ वो मुझे लिखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 40A5 टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे कर रहा है बॉस, तो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर नॉट अलाउड, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 C। ये हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम बिजनेस में सीखा था, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपका बॉस हूँ और मैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स मैं पे कर रहा हूँ तो ये टैक्स भी आपका इनकम है, इस टैक्स पे भी आपको टैक्स देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि एग्जेम्प्ट, आप टैक्स मत दो। क्यों? क्योंकि बॉस को ये लिखने नहीं मिलेगा। तो मैंने तो टैक्स भरा, मेरे जेब से गया, मेरा बिजनेस एक्सपेंस काउंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ, बॉस टैक्स दे रहा है। तो फिर एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय को वापस उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 40A2, तो ये 40A वाले सीरीज दोस्तों याद रखना, है ना। उसके बाद 40A2 है पेमेंट टू रिलेटिव्स की बात करता है। हम लोग हमारे रिलेटिव को पे कर रहे हैं, रीजनेबल अमाउंट अलाउड है, मार्केट वैल्यू अलाउड है, एक्सेस अमाउंट नॉट अलाउड। तो समझो यू आर माई रिलेटिव, है ना, एंड आई हैव एम्प्लॉयड यू into my business, you are working and I have given you some position working as an employee in my organization, I am paying you salary। तो गवर्नमेंट बोलता है वो रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब ये एक्सेस रीजनेबल तो ऑफिसर डिसाइड करेगा, असेसिंग ऑफिसर, क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट रीजनेबल ही समझ लेना, फुल्ली अलाउड। रिलेटिव का मतलब कौन? इन केस ऑफ इंडिविजुअल असेसी, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसके लिए रिलेटिव उसकी स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। लीनियल असेंडेंट मीन्स फादर, फादर का फादर, डिसेंडेंट मतलब सन, सन का सन। कंपनी के केस में डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, तो डायरेक्टर कंपनी किसको एक्सेस पेमेंट नहीं कर सकता है? डायरेक्टर को, और डायरेक्टर के रिलेटिव को। तो डायरेक्टर का स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट को पेमेंट नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए रिलेटिव कौन? पार्टनर्स और उनके रिलेटिव। तो समझो पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने एक्सेस पेमेंट किया पार्टनर्स को तो एक्सेस नॉट अलाउड, और पार्टनर्स के रिलेटिव को, तो स्पाउस को, ब्रदर को, सिस्टर को, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट को, तो भी नॉट अलाउड। एचयूएफ के केस में मेंबर्स एंड देयर रिलेटिव्स को पेमेंट एक्सेस नॉट अलाउड। अदर केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर, है ना, जिसका 20% या उससे ज़्यादा स्टेक है या प्रॉफिट एंटाइटलमेंट है, और ऐसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर के रिलेटिव भी रिलेटिव हो जाएंगे, तो उनको एक्सेस पेमेंट नहीं करना है। अगर एक्सेस पेमेंट हुआ तो सेक्शन 40A2 मना करता है वो एक्सपेंस लिखने के लिए। ठीक है, तो याद रखना पेमेंट टू रिलेटिव्स। सेक्शन 40A3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 40A3 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपने बिजनेस एक्सपेंस पे किया और 10,000 का एक्सपेंस है या 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो आप कैसे भी पे करो, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, देर इज नो कंडीशन एंड इट विल ऑलवेज बी अलाउड बाय डिफॉल्ट। बट इन केस इफ द एक्सपेंसेस एक्सीड्स 10,000 और 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, then the payment has to be by account pay, check or demand draft, ECS और through prescribed electronic mode। मतलब समझो मुझे 12,000 का पेमेंट करना है, तो 12,000 इज मोर देन 10,
So I should make the payment by account pay check. If I am making the payment through account pay check, then it is 100% allowed. Otherwise it is fully not allowed. पूरा का पूरा not allowed हो जाएगा. नोट लिखा है मैंने, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40A3 इज अलाउड ऑन पर डे, पर पेमेंट, पर एक्सपेंस बेसिस. गवर्नमेंट बोलता है डिडक्शन हम लोग पर डे, पर पेमेंट और पर एक्सपेंस बेसिस पे अलाउ करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 15,000 का, कैश में पे किया तो फुल्ली नॉट अलाउड है ना, क्योंकि कैश में पे कर दिया. लेकिन अगर 15,000 कैश में पे किया, आज 10,000 और कल 5,000 कैश में, तो चलेगा, फिर फुल्ली अलाउड, क्योंकि पर डे का लिमिट 10,000 क्रॉस नहीं हो रहा है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 15, अगर मैंने क्रॉस चेक से पे किया 10,000 और अकाउंट पे चेक से 5, तो फुल्ली अलाउड, क्योंकि कैश वाला लिमिट 10,000 क्रॉस नहीं हुआ. ऑडिट फीस हम लोग पे कर रहे हैं 15,000 और कैश में पे कर रहे हैं 10 और आउटस्टैंडिंग है 5, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो जनरली अलाउड होता है, आपने सीखा है. कंडीशन सेक्शन 40A3 किसकी बात कर रहा है? एक्सपेंसेस पेड की बात कर रहा है. तो अगर हम लोग एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 10,000 ऑन सेम डे एंड दैट टू इन कैश, है ना. कैश में बेयर चेक वगैरह में नहीं होना चाहिए दोस्तों. अगर क्रॉस चेक से पे किया तो भी नॉट अलाउड, हाँ ये याद रखना. क्रॉस चेक भी नॉट अलाउड. पेमेंट हैज टू बी स्ट्रिक्टली बाय अकाउंट पे चेक, ECS और थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो यहाँ पे मैंने लिखा टिप 5,000 आउटस्टैंडिंग है तो पूरा अलाउड हो जाएगा. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 15 है, इलेक्ट्रिसिटी 10 है, पेड इन कैश ऑन सेम डे. आज ही मैंने एक ही साथ पेमेंट किया, लेकिन दोनों का अलग अलग सेपरेटली अमाउंट चेक कर रहे हैं, तो अमाउंट दोनों का 15, मतलब 10,000 से कम होना चाहिए. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 15 है, ये क्रॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10 है, तो ये लिमिट के अंदर है. पर एक्सपेंस भी हमें देखना है. पर एक्सपेंस में किसका लिमिट क्रॉस हो रहा है? एडवर्टीजमेंट का. तो एडवर्टीजमेंट वाला अमाउंट 15 नॉट अलाउड हो जाएगा फुल्ली, और ये 10 अलाउड हो जाएगा. वही मैंने लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 15 नॉट अलाउड, क्योंकि अमाउंट वाज मोर देन 10 एंड इट वाज पेड बाय कैश ऑन सेम डे. ठीक है, पर एक्सपेंस भी देखना है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मैंने लिखा है नेक्स्ट एग्जांपल 10 है, इलेक्ट्रिसिटी भी 10 है, पेड ऑन सेम डे इन कैश, कैश में पे किया तो पूरा 20,000 अलाउड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लिमिट 10,000 से कम है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 15 है, पेड इन कैश ऑन सेम डे, सुबह पे किया, शाम को पे किया, अभी सेम डे का लिमिट क्रॉस हो गया, 10,000 से ज़्यादा पे किया, इसलिए पूरा नॉट अलाउड, फुल्ली नॉट अलाउड. ना इसमें कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों. सेक्शन 40A3 में रूल 6DD करके है. ये बोलता है कि अगर आपने कैश में भी पे किया होगा, बेरर चेक से, क्रॉस चेक वगैरह से, मतलब अकाउंट पे चेक से नहीं पे किया, तो भी हम लोग उसको अलाउ कर देंगे. तो पहला है पेमेंट टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, RBI या गवर्नमेंट और LIC. आप LIC को LIC प्रीमियम पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हो, RBI को पे कर रहे हो, NBFC को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को कैश में पे कर दिया तो चलेगा. ठीक है. पेमेंट इन द सिमिलर नेचर ऑफ अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ECS और इलेक्ट्रॉनिक मोड. सिमिलर नेचर, अकाउंट पे चेक जैसा सिमिलर नेचर क्या होता है दोस्तों? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग एंट्री पास करके भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, है ना. अकाउंटिंग एंट्री पास करके, फॉर एग्जांपल समझो मैंने, है ना, किसी से 1 लाख का लोन ऑलरेडी लिया हुआ है, 1 लाख का, और अभी मैंने उसको 1 लाख का लोन ऑलरेडी लिया हुआ है, लोन टेकन, और मैंने अभी क्या किया, उसको पेमेंट किया. ठीक है. सो लोन टेकन नहीं, यहाँ लोन गिवन. 1 लाख का लोन मैंने दिया हुआ है, और मैंने अभी उससे कुछ, है ना, सामान खरीदा हुआ है, और मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ. तो पेमेंट करते टाइम मैंने बोला कि जो मैंने आपको लोन ऑलरेडी दिया हुआ है, उस लोन के सामने मैं इस 1 लाख को एडजस्ट कर देता हूँ, मतलब आप मुझे कैश पेमेंट मत करो, है ना. तो समझो मेरा कोई क्रेडिटर है, मैंने उसको 1 लाख का लोन दे के रखा था, और अभी मैंने उससे गुड्स खरीदा 1 लाख का, तो अभी 1 लाख का मुझे पेमेंट करना है, तो मैंने पेमेंट के सामने एंट्री मार के, है ना, वो अकाउंट मैंने सेटल कर दिया. तो गवर्नमेंट उस अकाउंटिंग एंट्री को भी अकाउंट पे ही चेक जैसा समझता है, ECS जैसा समझता है, और वो अलाउड हो जाएगा.
पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कल्टिवेटर। फार्मर्स को पे किया, ग्रोअर को, प्रोड्यूसर को पे किया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग 100% ऑफ एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह लिखा है, उसमें कुछ कोड लिखे हैं दोस्तों। पहला पोल्ट्री बिजनेस को पे किया, कॉटेज इंडस्ट्री को पे किया, फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डेयरी फार्मिंग। ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है अगर पेमेंट आप करते हो उनको, और इवन इफ द अमाउंट इज नॉट पेड बाय अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, टीसीएस, इट विल बी फुल्ली अलाउड। पेमेंट टू लोकल फिशरमैन हु सप्लाई लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स विल बी अलाउड। ठीक है, कैश में पे किया तो। पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स लिखा है। टर्मिनल बेनिफिट्स मीन्स रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू 50,000 टू एन एम्प्लॉई और इज लीगल हियर। तो समझो कोई एम्प्लॉई है, उसको मैं ग्रेचुटी पेंशन वगैरह दे रहा हूँ, है ना, लीव इनकैशमेंट वगैरह, 50,000 तक का ही पेमेंट करना है मुझे, तो गवर्नमेंट बोलता है चलेगा, आप कैश में पे कर सकते हो। पेमेंट ऑन बैंक हॉलीडे और ड्यूरिंग नॉन वर्किंग आवर्स, नॉन बैंकिंग आवर्स और ड्यूरिंग बैंक स्ट्राइक, हमने कैश में पे किया तो भी चलेगा। पेमेंट टू एन एम्प्लॉई हु इज पोस्टेड आउट ऑफ स्टेशन और ऑन अ शिप फॉर 15 days or more and such place and at such place where employer does not maintain any account, where employee does not maintain any account। तो समझो आप मेरे एम्प्लॉई हो, मैंने आपको आपका पोस्टिंग आउट ऑफ स्टेशन किया, या शिप पे आप जा रहे हो 15 days और मोर के लिए, या फिर ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, और मैंने अगर कैश में पे किया तो भी चलेगा। पेमेंट टू एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, है ना। अभी मैंने मेरे एजेंट को पैसे दिए और मेरा एजेंट क्या करेगा, वो कैश में, है ना, रिक्वायर्ड टू, उसको कैश में ही गुड्स मिल रहा है सामने से, कैश में गुड्स खरीदेगा और मुझे गुड्स सप्लाई करेगा, तो गवर्नमेंट मुझे बोलता है कि अगर आप कैश में पे करते हो तो भी चलेगा। पेमेंट मेड बाय अथोराइज्ड डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। अभी फॉरेक्स का पेमेंट, अभी जैसे आपको पता ही है, डॉलर को हमने रुपीज में कन्वर्ट किया, तो पेमेंट अथोराइज डीलर आपको कर रहा है, कैश में ही देगा वो। फॉर एग्जांपल आपने उसको डॉलर दिया, तो डीलर आपको कैश पेमेंट कर रहा है, डॉलर आपने बेचा और रुपीस खरीदा, तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब डीलर ने, अथोराइज डीलर ने जो पेमेंट किया, आई एम सॉरी मैंने टीडीएस की बात की, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो पेमेंट वो कर रहा है कैश में या फिर बेरर चेक वगैरह से, वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये पॉइंट है। Provision of Section 40A3 is applicable on expense already allowed on due basis in preceding previous year। समझो पिछले साल कोई एक्सपेंस था और वो लास्ट ईयर हमने पे नहीं किया था, लास्ट ईयर वो आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर तो आपने पीएनएल अकाउंट में लिखा होगा और लास्ट ईयर वो एक्सपेंस अलाउड भी हो गया होगा, मतलब लास्ट ईयर आपने उस पर टैक्स नहीं दिया। करंट ईयर में उस एक्सपेंस को आप पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर करंट ईयर में भी आपको अकाउंट पे ही, चेक से ही पे करना चाहिए। ठीक है, करंट ईयर में अकाउंट पे ही, चेक से ही पे करना चाहिए। हम लोगों ने करंट ईयर में पे किया अकाउंट पे ही, चेक से, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लास्ट ईयर वो एक्सपेंस ऑलरेडी अलाउड था, तो उसको, उस इफेक्ट को हमें रिवर्स नहीं करना है, वो अलाउड था, अलाउड ही रहेगा। करंट ईयर में कुछ नो इफेक्ट, क्योंकि करंट ईयर में हमने 40A3 के हिसाब से पे किया। लेकिन अगर समझो करंट ईयर में आपने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैश में पे किया, बेरर चेक वगैरह से, तो फिर गवर्नमेंट बोलता है बेटा अभी आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर, तो वो आपके लिए डीम्ड इनकम हो जाएगा सेक्शन 40A3A के हिसाब से, 40A3A के हिसाब से, और अभी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। समझा। तो समझो लास्ट ईयर आपने 1 लाख का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रखा था, उस 1 लाख को इस साल आपने पे किया, और कैसे पे किया, कैश में, तो इस साल आपका 1 लाख इनकम काउंट हो जाएगा और इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 12,000 ऑफ लास्ट ईयर 21-22 पे ड्यूरिंग करंट ईयर 22-23 बाय वे ऑफ क्रॉस चेक। अगर क्रॉस चेक से पे किया तो गवर्नमेंट बोलता है क्रॉस चेक तो नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए था, तो यूबीआई अनरिकॉर्डेड इनकम काउंट हो जाएगा पूरा 12,000 और उसके ऊपर टैक्स इस साल लग जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया तो क्रेडिट कार्ड सिमिलर मोड है, अकाउंट पे ही, चेक जैसा ही है, ईसीएस जैसा ही है, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर नो इफेक्ट, लास्ट ईयर वो अलाउड था, अलाउड ही रहेगा, करंट ईयर में हमें कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
सेक्शन 40A7 है, ग्रेचुटी के प्रोविजन की बात करता है। अगर हम लोगों ने साइंटिफिक बेसिस पे प्रोविजन क्रिएट किया है तो अलाउड हो जाएगा, है ना। समझो कोई एम्प्लॉय करंट ईयर में रिटायर होने वाला है, उसका प्रोविजन मैंने करंट ईयर में ही करके रखा, मेरे पीएनएल में लिख के रखा है कि भाई मुझे ग्रेचुटी का पेमेंट करना है। तो गवर्नमेंट बोलता है ये साइंटिफिक है, इनफैक्ट इवन इफ ही इज नॉट रिटायरिंग, समझो अगर वो मर भी गया करंट ईयर में तो भी पैसा तो करंट ईयर में पेएबल ही है, पेएबल ही है, इसलिए वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय 2 4 10 साल के बाद रिटायर होने वाला है तो अभी से प्रोविजन मत करो, है ना, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है। तो उसको एडहॉक बेसिस ये लोग बोलते हैं, और गवर्नमेंट बोलता है फिर ऐसे प्रोविजन को हम लोग अलाउड नहीं करेंगे 48(7) के तहत। सेक्शन 40A9 है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अभी मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज फंड होगा तो अलाउड हो जाएगा, आरपीएफ, एएसएफ, एजीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या इंश्योरेंस स्कीम, आप जो भी बोलो, एसपीएफ वगैरह। अगर मैं इस फंड में आपके नाम पे पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ तो सेक्शन 40A9 मुझे बोलता है कि आप लिख सकते हो। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब सीखा, सेक्शन 36 में भी सीखा, और सेक्शन 43B बोलता है कि पेमेंट भी होना चाहिए। तो सर 40A9 क्यों आ गया? 40A9 बोलता है कि भाई अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड, अनअप्रूव्ड है तो नॉट अलाउड, ठीक है। तो मतलब फंड कौन से होने चाहिए? रिकॉग्नाइज होने चाहिए। रिकॉग्नाइज फंड है तो वो सेक्शन 36 और 43B के हिसाब से अलाउड होगा, अनरिकॉग्नाइज है तो नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 40A9, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिखा है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, और मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया तो मुझे पीएनएल में लिखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 43B, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन। 43 बोलता है एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, है ना, एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। तो इसके पहले हमने सेक्शन 40A3 सीखा, वो बोलता है अगर आपने पे किया तो 10,000 का एक्सपेंस कैसे भी पे करो, 10,000 से ज़्यादा है तो अकाउंट पे ही चेक से पे करो। सेक्शन 43 भी बोलता है कि भाई कुछ एक्सपेंसेस को आपको पे करना ही पड़ेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग होगा तो नॉट अलाउड। 40A3 पेमेंट हो गया तो अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट होना चाहिए। 43B कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। तो ये पेमेंट बेसिस के बारे में फोकस करता है, ये बोलता है पेमेंट किया तो डिडक्शन, नो पेमेंट नो डिडक्शन। बिजनेस एक्सपेंस में मैंने लिखा है अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, अगर आपने पे किया तो अलाउड, लेकिन पे किया तो दोस्तों याद रखना 40A3 के हिसाब से ही पे करना है। 10,000 का एक्सपेंस कैसे भी पे करो, 10,000 से ज़्यादा एक्सपेंस है तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस या थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड हो जाएगा दोस्तों। एक्सेप्शन मैंने लिखा है सीआरटी बिल, सेक्शन 43B। सीआरटी बिल में हमने लिखा है पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अगर आपने पे किया, है ना, सीआरटी बिल, तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग उसको इसी साल अलाउ कर देंगे। अगर आपने नहीं पे किया, आफ्टर रिटर्न फाइलिंग पे किया, तो फिर नेक्स्ट ईयर में अलाउड होगा जिस ईयर में आप पे करते हो। सीआरटी बिल में आता क्या है? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव फंड है, आप मेरे एम्प्लॉयज हो, मैंने आपके एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ में कंट्रीब्यूट किया तो मुझे वो लिखने मिलेगा, है ना। लेकिन लिखने कब मिलेगा? अगर मैंने रिटर्न फाइलिंग से पहले आपके फंड में डिपॉजिट किया, ठीक है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, याद रखना, ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरा पैसा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, है ना। हम लोग यहाँ पे बिजनेस टॉपिक सीख रहे हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बॉस ने जो भी कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयज के अप्रूव फंड में, गवर्नमेंट बोलता है अगर पे किया होगा तो ही लिखना, वरना मत लिखना। पेमेंट टू रेलवे है दोस्तों, टैक्सेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, वैट, एसटीटी, सीटीटी वगैरह, है ना। ये सब अगर मैं पे करूंगा तो ही लिखने मिलेगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो नॉट अलाउड। बोनस एंड कमीशन ऑफ एम्प्लॉयज, मैंने पे किया तो ही मुझे लिखने मिलेगा, मैंने नहीं पे किया तो नॉट अलाउड। ये आपने सैलरी में भी सीखा था, सैलरी में एम्प्लॉय के एंगल से सीखा था कि अगर एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस और कमीशन मिला नहीं, कमीशन में तो ऐसा नहीं था, बोनस में हमने सैलरी में सीखा था, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। बोनस क्या होना चाहिए था वहाँ पे? रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल, मिलेगा तो टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने सीखा था, और कमीशन में हमने सीखा था आउटस्टैंडिंग बेसिस पे टैक्सेबल, अगर आपको नहीं मिला तो भी टैक्सेबल।
यहाँ पे हम लोग बिजनेस सीख रहे हैं। बिजनेस में गवर्नमेंट बोलता है, बॉस को बोलता है कि भाई बोनस और कमीशन तुमको लिखने मिलेगा ओनली इफ यू पे, है ना, बोनस या कमीशन टू योर एम्प्लॉय अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड शेड्यूल्ड बैंक फॉर बिजनेस पर्पज, तो मेरे को लिखने मिलेगा। लीव सैलरी ऑफ एम्प्लॉय है, अगर मैंने पे किया तो ही लिखने मिलेगा, वरना लिखने नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। सीआरटी बिल के अलावा अगर कोई दूसरे एक्सपेंस है ना, तो आप वो लिख सकते हो इवन इफ नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे लिख सकते हो। लेकिन सीआरटी बिल लिखना है तो गवर्नमेंट बोलता है कैसे पेमेंट होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक। सीआरटी बिल का अगर पेमेंट होगा तो ही आपको लिखने मिलेगा, नहीं पेमेंट किया तो लिखने नहीं मिलेगा, ऐसा ये पॉइंट है, ठीक है। और अगर पेमेंट हुआ है तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से पे करने का। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है नोट इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू लोन। समझो हमने लोन लिया हुआ था और लोन का अमाउंट का ईएमआई आ रहा था, हम लोगों ने ईएमआई पे नहीं कर पाए, 5-6 महीने का ईएमआई बाद में हमने लोन में कन्वर्ट करवा दिया। तो लोन अगर ईएमआई का अमाउंट आपने लोन में कन्वर्ट किया, मतलब आप इंटरेस्ट को भी कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, लोन में, तो उसको गवर्नमेंट रीपेमेंट नहीं समझता है, ऐसा नहीं समझता है कि आपने पे किया है। इनफैक्ट अभी पूरा आउटस्टैंडिंग ही था, लोन में कन्वर्ट हो गया, तो आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। डिडक्शन नॉट अलाउेबल ऑन कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी इनटू अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया अदर डेट इंस्ट्रूमेंट में तो भी आपको लिखने नहीं मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट उसको पेमेंट नहीं समझता है। इफ लाइसेंस फीस इज इन द नेचर ऑफ टैक्सेस, देखो लाइसेंस फीस दो टाइप का हो सकता है, टैक्स के नेचर का भी हो सकता है और रेंट के नेचर का भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे लिया है, तो रेंट की जगह पे हम लोग लाइसेंस फीस बोलते हैं, वहाँ पे रेंट, वहाँ पे लाइसेंस फीस का मतलब रेंट होता है। तो रेंट पे सेक्शन 43B नहीं लगेगा। 43B टैक्सेस की बात करता है दोस्तों, टैक्सेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। अगर वो रेंट के नेचर का है तो आप उसको ड्यू बेसिस पे लिख दो, इवन इफ नॉट पेड। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है। लाइसेंस फीस is in the nature of taxes, 43B will be applicable. However, if it is in the nature of rent, 43B will not be applicable. मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर 22-23 इज 31 जुलाई 23 को रिटर्न फाइल करना है। तो मेरा 22-23 प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर में हम लोग 31 जुलाई को फाइल करते हैं रिटर्न। अभी समझो, अभी ये जो सीआरटी बिल है, जैसे कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड, पेमेंट टू रेलवेज, टैक्सेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह, अब इसको पे करने के लिए मेरे पास 12 मंथ का तो टाइम है ही, प्लस रिटर्न फाइलिंग से पहले वो लोग बोल रहे हैं, मतलब 4 महीने और मिल गए, अप्रैल का, मई का, जून का और जुलाई का, मतलब मुझे टोटल 16 मंथ मिला है पे करने के लिए। अगर ये 31 जुलाई तक पे हो गया तो मैं उसको 22-23 में ही लिखूंगा, लेकिन अगर 31 जुलाई के बाद पे हुआ तो फिर मैं उसको अगले साल लिखूंगा 23-24 के पीएनएल में, इस साल नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपको 16 मंथ में पे करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। इफ यू पे, you claim it as expense during the previous year itself, but if you fail to pay by due date and you pay after the due date of filing return, then the expense will be allowed, है ना, in the next previous year, that is 23-24। वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वो दोनों एग्जाम्पल। सेक्शन 43C है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव्ड एज गिफ्ट थ्रू इनहेरिटेंस और थ्रू इनहेरिटेंस। समझो आपको कोई गिफ्ट मिला या इनहेरिटेंस के थ्रू स्टॉक वगैरह मिला, तो कॉस्ट प्राइस क्या लेने का, तो गवर्नमेंट बोलता है प्रीवियस ओनर का कॉस्ट पूछ लो, उसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऐड कर दो, इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर एज वेल एज प्रेजेंट ओनर, तुमने क्या इम्प्रूवमेंट किया, और अगर ट्रांसफर का एक्सपेंस हुआ था तो वो भी ऐड कर दो। सब ऐड करने के बाद जो आएगा उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो, ठीक है, क्योंकि यही स्टॉक में बाद में बेचने वाला हूँ फ्यूचर में, तो बेचने वाला हूँ तो सेलिंग प्राइस तो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूं, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन 43C, है ना, में रूलिंग्स दिया हुआ है। सेक्शन 43CA की बात करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। दिस सेक्शन इज a section which relates to section 56 to 10 as well as section 50C।
अगर आपको याद होगा 50C हमने कैपिटल गेन में सीखा, ये हमने अदर सोर्स में, और ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन है 43CA। अभी 43CA क्या बोलता है? ये बोलता है कि समझो अगर आपने प्रॉपर्टी बेचा है ना, और वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब जैसे बिल्डर्स फ्लैट बेचते हैं, बिल्डिंग्स बेचते हैं, तो उनके लिए वो बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, फ्लैट स्टॉक इन ट्रेड है। तो गवर्नमेंट उनको बोलता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ सेलिंग कंसिडरेशन से ज़्यादा है, मतलब समझो बिल्डर ने कोई फ्लैट बेचा और सेलिंग प्राइस है उसका 10 लाख, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसका 15 लाख। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस का 110% कितना है, तो 11 लाख होता है दोस्तों। 11 लाख से भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है हम लोग सेलिंग प्राइस में एक्चुअल सेलिंग प्राइस फिर नहीं लेंगे, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। तो बिल्डर को फ्लैट का सेलिंग प्राइस प्राइस 15 लाख कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ही प्रोविजन आपने 50C में सीखा था, याद करो। वहाँ पे हम लोग कैपिटल असेट बेच रहे थे और वो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए असेट था। यहाँ पे हम लोग स्टॉक की बात कर रहे हैं, बस ये फर्क है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा। इफ असेसी क्लेम्स बिफोर एओ, हम लोग असेसिंग ऑफिसर को बोल रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज इवन मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, देन असेसिंग ऑफिसर विल मेक रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस देगा, और ऐसे केस में फिर सेलिंग प्राइस, है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वैल्यू अडॉप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर विच एवर इज लेस विल बी द सेलिंग प्राइस। If stamp duty value is up to 110% of sale consideration, then selling price equal to actual sale consideration आएगा। ठीक है। If there is time gap between the date of agreement and date of registration of such agreement, then stamp duty value on the date of agreement shall be considered, provided certain amount of consideration is received by the builder and by account pay check, account pay demand draft, TCS और through prescribed electronic mode on the date of agreement। ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 12 लाख, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 8 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 9 लाख, वैल्यू अडॉप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर भी दिया हुआ है। मतलब वैल्यू अडॉप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर मतलब हमने रेफरेंस भी दिया होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जनरली सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अब ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 8 लाख, तो 8 लाख का 110% कितना होता है, तो 8,80,000 होता है। 8,80,000 से भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, मतलब अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने असेसिंग ऑफिसर को बोला कि ये फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है, तो उसने रेफरेंस दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब क्या अमाउंट आएगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12 लाख और वैल्यू अडॉप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर 7 लाख, विच एवर इज लेस। तो अब 7 लाख विल बी द सेलिंग प्राइस। 7 लाख पे ही इनकम फ्रॉम बिजनेस बोल के टैक्स देना है। सेक्शन 43CA, सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अच्छा ये पॉइंट आंसर लिखा है उसका, तो 7 लाख पे टैक्स देना है, वही आंसर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे दोस्तों मैंने मिसलेनियस पॉइंट लिखे हुए हैं, है ना। इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव एक जगह सारे पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक प्रोविजन को रेफर करके और मिसलेनियस पॉइंट्स को रेफर करके ही हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं। तो वाइल सॉल्विंग प्रैक्टिकल सम्स ये काम आने वाला है। अभी जैसे पीएनएल अकाउंट के डेबिट में अगर सैलरी टू प्रोप्राइटर है, मेरा बिजनेस है, मैंने खुद को सैलरी पे किया, खुद को रेंट पे किया, खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, तो ये नोशनल एक्सपेंस काउंट होता है और ये नॉट अलाउड है। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखा होगा तो क्रॉस कर देना। रिजर्व्स एंड प्रोविजन है दोस्तों, रिजर्व्स एंड प्रोविजन आरडीडी और स्पेशल रिजर्व ये अलाउड है, लेकिन आरडीडी वगैरह वाला पॉइंट और स्पेशल रिजर्व वाला पॉइंट अपने सिलेबस में नहीं है। और ये कौन लिखता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये बैंक वाले एनबीएफसी वाले लिखते हैं, हम लोग तो नहीं लिखते हैं। सेक्शन 40A7 बोलता है रिजर्व फॉर ग्रेचुटी भी अलाउड है अगर साइंटिफिक बेसिस पे किया तो, है ना, अदरवाइज नॉट अलाउड। अदर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस नॉट अलाउड। ठीक है। वैसे भी समझो रिजर्व्स एंड प्रोविजन में ये तो अपने पास है ही नहीं सिलेबस में, 36 वाला 40A7 है, ये तो है अपने सिलेबस में। अदर वाला इसको छोड़ के बाकी का कुछ और होगा, तो ऐसे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस को हम लोग लिख ही नहीं सकते। गवर्नमेंट अलाउड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर जस्ट बुक,
जस्ट अ बुक एंट्री, है ना, ये एक्चुअल लॉस नहीं है, एक्चुअल बैड डेट्स नहीं है, एंड देयरफॉर ये रिजर्व्स एंड प्रोविजंस जो भी आपने पीएनएल में लिखा होगा नॉट अलाउड। बैड डेट्स रिटन ऑफ लिखा है, बैड डेट्स हमारा एक्चुअल लॉस है और बैड डेट्स अलाउ होगा। अब समझो हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोगों ने गुड्स बेचा और बैड डेट्स हुआ, तो एक्चुअल बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। आरडीडी तो हम लोग नहीं लिख सकते, है ना, आरडीडी हम लोग नहीं लिख सकते, बैंक वाले आरडीडी लिखते हैं। अब बैंक वालों ने समझो आरडीडी लिखा 6 करोड़ का और बाद में बैड डेट्स हो गया 8 करोड़ का, तो वो लोग बैड डेट्स खाली 2 करोड़ ही लिखेंगे, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने आरडीडी लिखा ही नहीं है। तो हमारे केस में अगर 8 करोड़ का बैड डेट्स हुआ तो 8 करोड़ पूरा पीएनएल अकाउंट में लिखने का। डोनेशन एंड चैरिटी, डोनेशन अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को करते हो, इंडियन कंपनीज को करते हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस फॉर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए करते हो, नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देते हो रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब अलाउड है ना। अभी सीसीए वगैरह अपने सिलेबस में नहीं था, है ना, 35 वाले सीरीज तो अपने सिलेबस में है, तो ये आपको याद रखना है। अदर डोनेशंस वगैरह नॉट अलाउड। अब आपने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन दे दिया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में डोनेशन दिया, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, तो ये सब पीएनएल में नहीं चलेगा, पीएनएल में नॉट अलाउड, बिजनेस से उसका कोई वास्ता नहीं है। पॉइंट नंबर 5, डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन अगर पीएनएल में भी है और एडजस्टमेंट में भी है तो पीएनएल का डिप्रिसिएशन क्रॉस कर देना, और एडजस्टमेंट वाला डिप्रिसिएशन अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर समझो डिप्रिसिएशन पीएनएल में है लेकिन एडजस्टमेंट में नहीं है, तो आप पीएनएल वाला डिप्रिसिएशन अलाउ कर देना। ऐसा समझना कि पीएनएल का डिप्रिसिएशन, है ना, इज सेम एज दैट ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो पीएनएल वाला अलाउ कर देना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है टैक्सेस के बारे में, अगर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस है तो अलाउड हो जाएगा दोस्तों, जैसे जीएसटी, कस्टम एक्साइज, एसटीटी वगैरह। इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अलाउड, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एडवांस टैक्स, टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, है ना, ये सब नॉट अलाउड। ठीक है, इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स एक ही बात है दोस्तों, ये एडवांस टैक्स इनकम टैक्स से रिलेटेड है। आप बोलते हो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है एडवांस जीएसटी पे किया तो अलाउ कर देना, ठीक है, लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट एडवांस टैक्स को क्या समझ रहे हैं, इनकम टैक्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस विल हैव द सेम इफेक्ट। अगर समझो जीएसटी आपने लेट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट भी अलाउड हो जाएगा क्योंकि जीएसटी अलाउड है। इनकम टैक्स नॉट अलाउड है, इसलिए उसका इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट भी नॉट अलाउड। रिफंड ऑफ टैक्सेस विल हैव द सेम इफेक्ट, अगर टैक्स का रिफंड हुआ तो सेम इफेक्ट। जीएसटी अलाउड है तो उसका रिफंड भी अलाउड हो जाएगा, इनकम टैक्स नॉट अलाउड, रिफंड नॉट अलाउड। ड्यूटी ड्रॉबैक ना, ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम ड्यूटी का रिफंड होता है, तो ये भी अलाउड हो जाएगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी नॉर्मली अलाउड होता है। पेनल्टी है दोस्तों, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ एक्ट लॉ रूल्स, अगर आपने कानून तोड़ा, पेनल्टी भरा तो नॉट अलाउड। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो चलेगा, जैसे लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऐसा सब होगा तो चलेगा, है ना। डीमरेज चार्जेस वगैरह, कंसाइनमेंट टाइम पे ना पहुंचाने की वजह से डीमरेज चार्जेस लगा तो वो सब चलता है ना, लेकिन कानून तोड़ा तो नहीं चलेगा। उसका समरी मैंने बनाया यहाँ पे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट पे टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट और पेनल्टी आ सकता है, पीएनएल के क्रेडिट पे रिफंड और इंटरेस्ट आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, तो उसका समरी है, देख लो। जीएसटी का टैक्स अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट अलाउड, पेनल्टी तो नॉट अलाउड, इनकम टैक्स का भी पेनल्टी नॉट अलाउड, रिफंड अलाउड, अगर टैक्स अलाउड तो रिफंड भी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑलवेज अदर सोर्स, इनकम टैक्स नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट अलाउड, ये रिफंड भी नॉट अलाउड। इंटरेस्ट इनकम लिखा है क्रेडिट साइड पे, अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट अगर आपको क्लाइंट ने, कस्टमर ने, सप्लायर ने, पार्टनरशिप फर्म ने दिया तो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं लिख सकते, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड, है ना। नॉट अलाउड क्यों, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, अदर सोर्स में आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म से मुझे इनकम हुआ। अब ये पीएनएल अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म का नहीं है दोस्तों, याद रखना, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न का है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी, एक कमीशन, इंटरेस्ट देता है तो वो डेबिट साइड में लिखेगा, तो हम लोग
सोल ट्रेडिंग कंसर्न का पीएनएल अकाउंट सीख रहे हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अपने सीए इंटर में सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ही सम्स आते हैं। तो मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैं प्रोप्राइटर हूँ, लेकिन साथ में मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हूँ। वहाँ से मुझे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला। तो मैं क्या करूँ? तो मैं ये सबको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, इनकम बोल के सबको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब मेरे लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है। मेरे बिजनेस का भी इनकम बिजनेस इनकम है, और पार्टनरशिप फॉर्म से भी जो पैसे मिले वो भी बिजनेस इनकम है, इसलिए सब लिखूंगा। सिर्फ क्या नहीं लिखूंगा? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होता है। इस पे ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म ने टैक्स दिया हुआ है, तो पार्टनर्स के हाथ में वापस टैक्सेबल नहीं होगा। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑल अदर इनकम विल बी अलाउड। सब टिक कर देना क्रेडिट साइड पे। लीगल एक्सपेंसेस विल बी अलाउड, है ना। जैसे हम लोग बिजनेस में सीए सीएस लॉयर को फीस पे कर रहे हैं, स्क्रूटनी केस एक्सपेंस है, रिटर्न फाइलिंग, ऑडिट फीस, इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस, इनकम टैक्स असेसमेंट एक्सपेंस, ये सब अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने जैसा है, इनकम टैक्स को हम लोगों ने नॉट अलाउ किया था, है ना। इनकम टैक्स सेक्शन 48(2) के तहत नॉट अलाउ किया था, लेकिन इनकम टैक्स का अपील एक्सपेंस अलाउड है। तो इनकम टैक्स मैंने बोला था आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट यू पे टैक्स, देयरफॉर नॉट अलाउड, इट इज पर्सनल। बट इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड है। कैसे? हमने अपील किया हुआ है कोर्ट में, तो शायद वो मैटर बिजनेस का ही कोई मैटर होगा, तो जजमेंट वगैरह है, तो मेरा पर्सनल फेवर नहीं है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है, उससे बिजनेस को ही फायदा है। इसलिए इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस को मैंने अलाउ किया है ऑन द अजम्पशन दैट द अपील इज मेड इन द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट मैंने लिखा है इलीगल एक्सपेंसेस के बारे में, विल नॉट बी अलाउड। जैसे ब्राइब है, प्रोटेक्शन मनी है, हफ्ता है, रैंसम मनी है, सीक्रेट कमीशन वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको डिसअलाउ कर देना। असेट रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे दोस्तों, परचेज ऑफ फिक्स असेट नॉट अलाउड होगा, असेट है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट नॉट अलाउड, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस में जाएगा, अभी हम लोग बिजनेस सीख रहे हैं। एडवांस टू सप्लायर नॉट अलाउड, करंट असेट है। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस अलाउड, रिपेयर एंड इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट में ही लिखते हैं। लॉस बाई फायर है, तो लॉस बाई फायर कहाँ पे जाएगा? अलाउड। हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट स्टॉक का समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलते हो लॉस बाई फायर ऑफ फिक्स असेट है, तो फिर नॉट अलाउ कर देना कैपिटल गेन्स। सेल ऑफ फिक्स असेट है दोस्तों, नॉट अलाउड, कैपिटल गेन्स में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट कैपिटल गेन्स। रिफंड ऑफ एडवांस टू सप्लायर, अगर एडवांस नॉट अलाउड तो उसका रिफंड भी नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू सप्लायर, इंटरेस्ट एडवांस टू सप्लायर पे इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट क्या होगा? नॉट अलाउड। आई एम सॉरी, एडवांस टू सप्लायर लिखा है ना। तो सप्लायर कौन? मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस में क्लाइंट, कस्टमर और सप्लायर, इनके वजह से अगर इनकम हुआ तो बिजनेस इनकम, तो इंटरेस्ट भी मिलेगा तो बिजनेस इनकम, तो ये अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू सप्लायर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ, तो नॉट अलाउ कर देना। असेट है वो, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल अलाउड हो जाएगा, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। ठीक है। परचेज ऑफ साइन बोर्ड, परमानेंट साइन बोर्ड फिक्स असेट, बैलेंस शीट में लिखो, खाली उसका डिप्रिसिएशन आप लिखो। अगर पीएनएल में ही लिख दिया पूरा, समझो आपने साइन बोर्ड खरीदा 10 लाख का, पीएनएल में लिखा तो 10 लाख नॉट अलाउड। 10 लाख का जो डिप्रिसिएशन आएगा 15% के हिसाब से, वो आप लिख सकते हो, उसको प्लांट समझने का। अगर एडवर्टीजमेंट आपने सोवेनियर में किया, ब्रोशर्स वगैरह में किया, न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो नॉट अलाउड है, सेक्शन 37(2)(b। गवर्नमेंट बोलता है जो भी आपने डोनेशन वगैरह, सॉरी, आपने जो सोवेनियर, ब्रोशर्स वगैरह या न्यूज़पेपर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में ऐड डाला है, उसको आप डोनेशन समझ के सेक्शन 80(GG)(b) या 80(GG)(c) में डिडक्शन ले लो। यहाँ पे मत लिखो, कहाँ पे? बिजनेस में मत लिखो। अदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर फुल्ली अलाउड, है ना, इंक्लूडिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया 1 लाख का, उसका बेनिफिट हमने एक्सपेक्ट किया 5 साल तक मिलने वाला है, तो अकाउंट्स में 5 ईयर्स तक राइट ऑफ होता है। लेकिन हमारे इनकम टैक्स में डेफर्ड रेवेन्यू का कुछ कंसेप्ट नहीं है, हम लोग फुल्ली अलाउ कर देते हैं। आपने नियॉन साइन बोर्ड खरीदा दोस्तों, तो नियॉन साइन बोर्ड भी अदर में ही आता है, वो फुल्ली अलाउड हो जाएगा, नियॉन साइन बोर्ड। ठीक है। परमानेंट साइन बोर्ड तो नॉट अलाउड, असेट है। 16 लिखा है मैंने, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड इनकम, जैसे सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस है,
अलाउड। कैश कॉम्पेंसेटरी सब्सिडी है, हमने गुड्स वगैरह खरीदा फॉरेन से, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, बिजनेस इनकम अलाउड। ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव अलाउड है। ये सब बिजनेस के इनकम है। लॉस बाई थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, चोरी हो गई। लॉस बाई थेफ्ट क्या है, बैड डेट्स है, इसलिए अलाउड हो जाएगा दोस्तों। पिलफरेज है ना, चोरी हो गया, गायब हो गया, गुड स्टॉक वगैरह नहीं मिले, पहले 100 रखा था अभी 98 मिला, 2 गायब है, पिलफरेज अलाउड हो जाएगा। लॉस बाई थेफ्ट अलाउड हो जाएगा। कैश शॉर्टेजेस पर कैश बुक अलाउड हो जाएगा। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस नॉट अलाउड, क्योंकि ये सस्पेंस अकाउंट है, इट इज नॉट अ रियल लॉस। ठीक है, डिफरेंस तो किधर भी आया, डेबिट में क्रेडिट में दोनों नॉट अलाउड। कैश रिकवरी फ्रॉम थीफ, चोर से कैश रिकवर हुआ तो ये बैड डेट्स रिकवरी जैसा है, बैड डेट्स अगर अलाउड तो रिकवरी भी अलाउड। पॉइंट नंबर 18 लिखा है दोस्तों। पॉइंट नंबर 18, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट अलाउड। ये अपना खुद का है तो आप इसका एटीसी का डिडक्शन ले लो। ठीक है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्टाफ का पे किया तो कैश में नॉट अलाउड, अदर मोड से पे किया तो अलाउड है ना, हमने सेक्शन 36 में सीखा था। मेडिक्लेम इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये हमने हमारे खुद के है ना हेल्थ पे निकाला है। मेडिक्लेम इंडेमनिटी, इसमें क्या होता है, अगर आपका बिजनेस का भी लॉस हुआ तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है, इसलिए मेडिक्लेम इंडेमनिटी अलाउड। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक अलाउड। इंश्योरेंस ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोपराइटर नॉट अलाउड। प्रोपराइटर का मेडिकल एक्सपेंस है तो नहीं चलेगा, पर्सनल एक्सपेंस। इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट अलाउड। इन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, वॉर रिस्क प्रीमियम अलाउड। प्रीमियम ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी अलाउड। कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अगर स्टॉक का लॉस हुआ था बाय फायर और क्लेम मिला तो बिजनेस इनकम। फिक्स्ड एसेट का लॉस हुआ था, क्लेम मिला तो कैपिटल गेन्स। प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, एलआईसी का पैसा मैच्योरिटी पे मिला तो नॉट अलाउड, ये अदर सोर्स में जाता है और एग्जेम्प्ट होता है 1010D में, इसलिए बिजनेस में नॉट अलाउड। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, हमारे स्टाफ का वेलफेयर एक्सपेंस, जैसे दिवाली एक्सपेंस, पूजा एक्सपेंस, मुहूर्त एक्सपेंस वगैरह, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ये सबको आप अलाउ कर दो, इट इज ऑल अलाउड। नेक्स्ट मैंने लिखा है सैलरीज एंड गिफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी, देखो सैलरी अगर पीएनएल में लिखा है तो वी अज्यूम इट टू बी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट इज अलाउड। सैलरी टू प्रोप्राइटर, अपने आप को सैलरी पे किया, नॉट अलाउड, इट इज नोशनल एक्सपेंस। सैलरी टू रिलेटिव, रीजनेबल होगा तो अलाउड, एक्सेस होगा तो नॉट अलाउड। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो रीजनेबल समझ के फुल्ली अलाउड। गिफ्ट एंड प्रेजेंट है दोस्तों। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स नॉर्मली हम लोग किसको देते हैं, क्लाइंट को, कस्टमर को, बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउड। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस जैसा समझ सकते हो। डोनेशन चैरिटी नॉट अलाउड। डोनेशन चैरिटी में हमने सीखा, डोनेशन चैरिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च होगा तो अलाउड। सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड मुझे सैलरी पे कर रहा है, मतलब मैं वहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी नॉट अलाउड। सैलरी एज पार्टनर फ्रॉम फर्म अलाउड, बिजनेस इनकम। कमीशन फ्रॉम फर्म अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म अलाउड। सैलरी रिसीव्ड एज एमपी एमएलए नॉट अलाउड, अदर सोर्स में जाता है। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया तो क्या होगा, नॉट अलाउड, इनकम फ्रॉम सैलरी। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट और कस्टमर अलाउड। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली नॉट अलाउड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉलोअर्स इन द कोर्स ऑफ कैरिंग वोकेशन, है ना, अगर आप कोई वोकेशनल एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो और आपके फॉलोअर ने आपको क्या दिया, डोनेशन, तो ये बिजनेस इनकम होगा, इट विल बी अलाउड, है ना। इट इज सेम एज व्हाट, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट और कस्टमर, तो ये आपको याद रखना है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, पेमेंट टू रिलेटिव इज फुल्ली अलाउड, है ना। पेमेंट टू रिलेटिव वाला पॉइंट सेक्शन 40A2 हमने ऑलरेडी सीखा। रीजनेबल अलाउड, एक्सेस नॉट अलाउड। नो इन्फॉर्मेशन देन फुल्ली अलाउड। गिफ्ट इनकम है दोस्तों। गिफ्ट इनकम में हमने सीखा, अगर गिफ्ट हमें किसने दिया, हमारे बॉस ने, तो इनकम फ्रॉम सैलरी। कैश में दिया तो कितना भी होगा टैक्सेबल, काइंड में दिया तो 5,000 तक एग्जिम, 5 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। ये ऑलरेडी हमने कैश इनकम फ्रॉम सैलरी में सीखा है। गिफ्ट अगर क्लाइंट ने, कस्टमर ने, सप्लायर ने दिया तो बिजनेस इनकम है दोस्तों। और बिजनेस में ऐसा कोई लिमिट नहीं है 5,000 का, 50,000 वगैरह का, है ना। वो 5,000 का लिमिट सैलरी में था, 50,000 का लिमिट अदर सोर्स में था। बिजनेस में ऐसा कोई लिमिट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ गिफ्ट यू रिसीव। लास्ट में लिखा है मैंने,
रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली, अगर आपको गिफ्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिला तो अदर सोर्स में जाएगा और सेक्शन 56 टू क्लॉज 10 अट्रैक्ट होगा। और 56 टू 10 क्या बोलता है, अगर आपको इनहेरिटेंस, मैरिज, डेथ, कॉन्टेम्पलेशन, रिलेटिव, हॉस्पिटल से गिफ्ट मिला तो टैक्स मत दो, किसी और से मिला तो 50,000 तक होगा तो मत दो, 50 के ऊपर होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्टॉक रिलेटेड आइटम्स। पॉइंट नंबर 22, ट्रेडिंग एंड पेरोल अकाउंट मैंने बनाया है और इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा कॉस्ट प्राइस पे तो अलाउड होगा, परचेज लिखा कॉस्ट प्राइस पे अलाउड है, सेल सेलिंग प्राइस पे लिखा अलाउड, गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर है, सेलिंग प्राइस पे अगर लिखा होगा तो कॉस्ट को अलाउ करना, प्रॉफिट को नॉट अलाउ करना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस है तो डायरेक्ट पूरा फुल्ली नॉट अलाउ करते हैं, विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गुड्स लॉस बाय फायर, कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं एंट्री बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे बराबर है, गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट है करेक्ट होगा, लॉस बाय फायर अलाउड है, ये लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिखा है तो ये नेट लॉस है अपना और इसलिए अलाउड होगा, लेकिन अगर गुड्स लॉस बाय फायर है तो नॉट अलाउड। गुड्स लॉस बाय फायर क्यों नॉट अलाउड, क्योंकि ये ट्रेडिंग क्रेडिट का आइटम है और हम लोगों ने पीएनएल के डेबिट पे लिखा है इसलिए नॉट अलाउड। ग्रॉस प्रॉफिट तो अलाउड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, अगर ओपनिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है, ओवर वैल्यू 100 का स्टॉक आपने 110 पे लिखा है तो 10 नॉट अलाउड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है तो भी नॉट अलाउड हो जाएगा। अगर अंडर वैल्यूड है तो हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग अगर अंडर वैल्यूड है तो ऐड कर दो, ओवर वैल्यूड है तो क्रॉस कर लो। पॉइंट नंबर 23 है कंट्रीब्यूशन टू फंड, है ना। अभी कंट्रीब्यूशन अगर मैंने सेल्फ खुद के नाम पे कंट्रीब्यूट किया पीपीएफ में, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने खुद का पीपीएफ अकाउंट ओपन किया वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया तो नॉट अलाउड, मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इसको हम लोग पर्सनल ड्राइंग्स बोलते हैं, नॉट अलाउड। अगर एम्प्लॉयज के लिए है तो अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज फंड होगा तो ही अलाउड, उसमें एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ वगैरह आता है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम वगैरह, ईएसआईएस वगैरह आता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आता है। नॉट अलाउड में यूपीएफ, यूजीएफ अभी अभी मैंने बताया, स्टाफ वेलफेयर फंड भी नॉट अलाउड में लिखा है मैंने, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टाफ वेलफेयर फंड अप्रूव फंड लिखा हुआ है तो आप उसको अलाउ कर देना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, स्टाफ वेलफेयर फंड अप्रूव भी हो सकता है, नॉट अप्रूव भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो वी कैन मेक एन अजम्पशन दैट इट इज अनअप्रूव्ड। यहाँ से दोस्तों अभी सेक्शन 44 के सीरीज ये जितने भी है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 44 में पहला सेक्शन 44 डबल ए मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है। नोटिफाइड प्रोफेशन है, नोटिफाइड प्रोफेशन में कौन से प्रोफेशन आते हैं पहले वो देख लेते हैं। मेडिकल प्रोफेशन आता है ना, डॉक्टर्स वगैरह, आर्किटेक्ट आता है, अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन, लीगल, लॉयर, इंजीनियर, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, अदर नोटिफाइड प्रोफेशन आता है ना। तो अगर ऐसे प्रोफेशन है तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई हम लोग ग्रॉस रिसीट देखेंगे, आपके पिछले 3 साल का ग्रॉस रिसीट क्या है, और इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आपका ग्रॉस रिसीट 1,50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो फोर्थ ईयर में आपको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये स्पेसिफाइड बुक्स की बात करता है, अदरवाइज सब जगह नेसेसरी बुक्स है, आप देख सकते हो सब जगह नेसेसरी बुक्स है, सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाइड बुक्स है। अगर मेरा ग्रॉस रिसीट इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इज नॉट मोर देन 1,50,000 तो फोर्थ ईयर में मुझे नेसेसरी बुक्स ही मेंटेन करने पड़ेंगे इन केस ऑफ नोटिफाइड प्रोफेशन। नॉन नोटिफाइड प्रोफेशन है, अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशन या फिर बिजनेस है, तो गवर्नमेंट बोलता है इंडिविजुअल एचयूएफ अगर आप हो तो हम लोग आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस देखेंगे, वो 2,50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आपका टर्नओवर प्रॉफिट 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए इन एनी वन आउट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल में एक बार भी अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ,
either your business income is more than 2,50,000 और योर टर्नओवर का मतलब सेल्स इज मोर देन 25 lakhs। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है आप नेसेसरी बुक्स बनाओ 4th ईयर में, है ना। अगर आपका ये दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, बिजनेस इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, नो बुक्स आर रिक्वायर्ड। अदर एसएससी के केस में अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, समझो पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई है, कंपनी है, तो उनको गवर्नमेंट बोलता है भाई अगर आपका बिजनेस इनकम 1,20,000 क्रॉस हो रहा है या फिर आपका सेल्स 10 लाख क्रॉस हो रहा है इन एनी वन आउट ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो आपको 4th ईयर में नेसेसरी बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ठीक है, याद रखना प्रोफेशन में बोला है इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, बिजनेस में बोला है इन एनी वन आउट ऑफ लास्ट 3 ईयर, है ना। दूसरा प्रिजम्पटिव इनकम है दोस्तों, सेक्शन 44 ए, 44 डबल बी, 44 ट्रिपल बी और 44 एडी एडीए। हमारे सिलेबस में 44 डबल बी नहीं है, ट्रिपल बी नहीं है, ए है, एडी है, एडीए है। ये प्रिजम्पटिव इनकम की बात करता है अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम से कम डिक्लेयर करना चाहते हो, डिक्लेयर्ड इनकम इज लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम। अब प्रिजम्पटिव इनकम आपने सीखा था 44 ए वगैरह में, 44 एडी एडीए में, अभी मैं वापस उसको रिवाइज करने वाला हूँ। वो जो भी प्रिजम्पटिव इनकम आ रहा है उससे भी कम आप डिक्लेयर करना चाहते हो, मतलब आप बोलते हो कि गवर्नमेंट ने जो प्रिजम्पटिव इनकम का परसेंटेज अमाउंट दिया है उससे भी कम मेरा रियल इनकम है, एंड यू आर डिक्लेयरिंग लोअर इनकम देन प्रिजम्पटिव, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर आपको नेसेसरी बुक्स मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को डाउट है कि आपका इनकम प्रिजम्पटिव इनकम से कम है क्या। तो ऐसे केस में वो लोग बोलते हैं कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। डिक्लेयर्ड इनकम अगर प्रिजम्पटिव इनकम से कम है, लेकिन जो भी प्रिजम्पटिव इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है ना, जैसे 2.5 लाख से ज़्यादा प्रिजम्पटिव इनकम आया, 4 लाख 5 लाख आया और आप उससे कम डिक्लेयर कर रहे हो, है ना। जैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख का है, आपको पता है, उससे ज़्यादा मेरा प्रिजम्पटिव इनकम है, समझो 5 लाख है, और मैं 5 लाख से कम डिक्लेयर कर रहा हूँ, 2 लाख 3 लाख 4 लाख डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे नेसेसरी बुक्स मेंटेन करने चाहिए। नोटिफाइड प्रोफेशन में क्या आता है वो बताया। स्पेसिफाइड बुक्स में क्या आता है, स्पेसिफाइड बुक्स ये प्रोफेशनल्स को मैंडेटरी है, रूल 6F के हिसाब से कैश बुक आता है, जर्नल आता है इन केस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम। कैश बुक नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं कैश सिस्टम में, जर्नल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो कार्बन कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ऑफ बिल इशूड एक्सीडिंग 25। बिल इशू कर रहे हैं मतलब हमारे इनकम की बात कर रहे हैं, अगर अपना इनकम 25 से ज़्यादा हुआ तो उसका कार्बन कॉपी रखना पड़ेगा। ओरिजिनल बिल तो हम कस्टमर को, क्लाइंट को दे देते हैं। ओरिजिनल बिल, इनवॉइस या वाउचर फॉर एक्सपेंसेस, अगर आपने कुछ एक्सपेंस किया है तो उसका ओरिजिनल बिल आपके पास होना चाहिए इफ द एक्सपेंस एक्सीड्स 50 रुपीज। In case of medical profession, maintain 2 additional books, daily case register and stock of medicine register. Note number 3, maintain books of accounts at ordinary place of business, है ना, and maintain books for 6 years from the end of assessment year। आपका assessment year 23-24 है, तो 24 से 6 साल के अंदर बुक आपके पास रखना चाहिए, रहना चाहिए। अगर आपने बुक्स मेंटेन नहीं किया तो 25,000 का फाइन है एज पर सेक्शन 271A। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, समझो अगर नया बिजनेस है, तो इन लोगों ने क्या बोला था, इन लोगों ने बोला था हम लोग लास्ट 3 ईयर का डेटा देखेंगे और 4th ईयर में इन लोगों ने मैंडेट किया है बुक्स मेंटेन करने के लिए। लेकिन समझो अगर किसी का फर्स्ट ईयर ही है बिजनेस का, तो वो क्या करे, तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड ग्रॉस रिसीट, इसी साल का ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर या प्रॉफिट इसी साल का एस्टिमेटेड बेसिस पे देखना है। अगर वो आपको लग रहा है इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, 1,50,000 को, 2,50,000 को, 25 lakhs को, 1,20,000 को या 10 लाख को, तो इसी साल से आपको मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम लोग लास्ट 3 ईयर का डेटा देख रहे हैं, लेकिन न्यू बिजनेस में हम लोग करंट ईयर का भी डेटा नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट करंट ईयर का डेटा है भी नहीं, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ये रूल है। नेक्स्ट पॉइंट 44AB, टैक्स ऑडिट की बात कर रहा है, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन। 44 वाले सारे सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बिजनेस को बोलता है कि अगर आपने, समझो आप बिजनेस कर रहे हो और आपने 44AD ऑप्ट किया है प्रिजम्पटिव इनकम, तो आप जब टर्नओवर आपका 2 करोड़ क्रॉस होगा तभी आपको ऑडिट कराना चाहिए, टैक्स ऑडिट। लेकिन अदरवाइज समझो आप 44AD नहीं ले रहे हो, आप एक्चुअल बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हो, तो जब भी आपका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस होगा तभी आपको ऑडिट करवाना है। एक्सेप्शन है व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़, अगर टर्नओवर एक्सीड्स हो गया 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा हुआ, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है। एक्सेप्शन कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका कैश इनकम मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है। समझो आपने 100 करोड़ का टर्नओवर किया, अभी वैसे तो 10 करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, समझो आपका 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो 10 करोड़ का 5% है ना, मतलब कितना आता है? 50 लाख, है ना। तो उस उतना आपका कैश इनकम होना चाहिए, उससे ज्यादा कैश इनकम नहीं होना चाहिए। ठीक है। कैश एक्सपेंस में भी ऐसे ही कंडीशन है, जो भी टोटल एक्सपेंस आपने किया उसका मैक्सिमम 5% आप कैश में पे कर रहे हो तो चलेगा। पेमेंट और रिसीट थ्रू क्रॉस चेक इज ट्रीटेड एज कैश। अगर क्रॉस चेक से पैसे मिले आपको तो गवर्नमेंट उसको कैश समझता है। पेमेंट और रिसीट्स थ्रू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक से नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस वगैरह के थ्रू होना चाहिए या प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। तो क्रॉस चेक से पेमेंट मिला तो गवर्नमेंट उसको कैश इनकम ही समझता है, क्रॉस चेक बेरर चेक को, है ना, ये मैंने ऑलरेडी बताया भी था आपको। नोटिफाइड प्रोफेशन के केस में गवर्नमेंट बोलता है अगर ग्रॉस रिसीट 50 लाख क्रॉस हो गया तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। नीचे नोट लिखा है मैंने, द अबोव लिमिट ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट शुड बी चेक्ड फॉर करंट प्रीवियस ईयर। इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है दोस्तों। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग लास्ट 3 ईयर का डेटा देख रहे हैं और करंट ईयर में डिसाइड कर रहे हैं कि बुक्स मेंटेन करना है या नहीं। लेकिन टैक्स ऑडिट के लिए हम लोग लास्ट ईयर का ये डेटा नहीं देख रहे हैं, ये सारा डेटा करंट ईयर का ही है। हाँ, तो जैसे आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, तो 22-23 में ये टर्नओवर 2 करोड़, 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसीट होना चाहिए, तो करंट ईयर में आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिजम्पटिव इनकम में 44AE, डबल बी, ट्रिपल बी डिक्लेयर्ड इनकम अगर हमने कम दिखाया प्रिजम्पटिव से तो ऑडिट करना पड़ेगा। 44AD और ADA में डिक्लेयर्ड इनकम अगर प्रिजम्पटिव इनकम से कम है लेकिन प्रिजम्पटिव इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। नोट मैंने लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव टर्नओवर लिमिट इज टू बी चेक्ड फॉर करंट प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। तो ये जो टर्नओवर का लिमिट है वो करंट ईयर का ही चेक करने का। करंट ईयर मीन्स करंट प्रीवियस ईयर। If assessee runs business as well as carry out profession, then turnover limit is to be checked for business and professional separately. बिजनेस भी आप कर रहे हो, प्रोफेशन भी कर रहे हो, तो प्रोफेशन के लिए प्रोफेशन का लिमिट देख लेना, है ना, 1,50,000। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का लिमिट देख लेना। बिजनेस में लिमिट हमने सीखा था इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। आई एम सॉरी, ये मैंने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करने लग गया। बिजनेस में हम लोगों ने सीखा कि भाई अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो रहा है तो ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आप 44AD ले रहे हो, 44AD नहीं ले रहे हो, तो 1 करोड़ और 10 करोड़ का लिमिट था ऑडिट के लिए। प्रोफेशंस को 50 लाख का ग्रॉस रिसीट हम लोग देख रहे थे। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और प्रोफेशन भी कर रहे हो तो दोनों का लिमिट सेपरेटली चेक करो। Audit must be done by a practicing chartered accountant and audit report must be furnished along with IT return in prescribed form. IT return in prescribed form. Form 3CA, 3CB और 3CD होता है। 3CA कंपनीज के लिए, 3CB अदर एसएससी के लिए और 3CD में ऑडिटर्स का रिमार्क होता है, तो ये अपने को सबमिट करना पड़ता है। फॉर ऑडिटेबल एसएससी फाइलिंग ऑफ IT रिटर्न इज मैंडेटरी एंड सच रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जिसको ऑडिट एप्लीकेबल है उसका आईटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, और ऑडिट रिटर्न भी वो जो फाइल करेगा रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा वो ऑनलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन नॉट अलाउड। पेनल्टी अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट और मैक्सिमम 150 विच एवर इज लेस विल बी द पेनल्टी। दोनों में से जो कम होगा वो पेनल्टी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट आपका 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक हो जाना चाहिए, दैट इज 1 मंथ प्रायर टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो लोग ऑडिट करवाते हैं वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं 31 अक्टूबर को।
जैसे अपना प्रीवियस ईयर है 22-23, ये मार्च 23 में खत्म होता है, तो मुझे और मेरा रिटर्न फाइल करना है 31 अक्टूबर 23 को, ये रिटर्न फाइलिंग का डेट है, तो ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए उसके एक महीने पहले 30 सितंबर 23 को। ठीक है, यहाँ पे ऑडिट हो जाना चाहिए और यहाँ पे रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजम्पटिव इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रिजम्पटिव इनकम और डीम्ड इनकम, है ना, ये ऑप्शनल है, ये जबरदस्ती नहीं है। ये प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है, इट इज एन ऑप्शन टू पे टैक्स एट अ लोअर रेट पे टैक्स पे करने का ऑप्शन है। 44AD, 44ADA और 44AE, ये तीन सेक्शन अपने सिलेबस में है। असेसी अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ है, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, तो 44AD के हिसाब से टैक्स पे कर सकता है। एलएलपी को नॉट अलाउड, ये याद रखना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को 44AD का बेनिफिट नहीं है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में सारे बिजनेस चलेंगे एक्सेप्ट बिजनेस कवर्ड अंडर 44AE। 44AE में फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज होता है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस उसको हम लोग बोलते हैं, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों के लिए 44AD नहीं है, क्योंकि उनका डेडिकेटेड सेक्शन है 44AE। स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44ADA वालों के लिए नहीं है, क्योंकि 44ADA वालों के लिए भी अलग सेक्शन दिया हुआ है। एजेंसी बिजनेस वालों के लिए नहीं है, और ऐसे बिजनेस में नहीं है जहां पे हमें कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है। तो आप एजेंसी बिजनेस कर रहे हो, कमीशन ब्रोकरेज कमा रहे हो, तो आपको 44AD नहीं मिलेगा। ठीक है, डीम्ड और प्रिजम्पटिव इनकम, कितना इनकम पकड़ने का, तो अमाउंट रिसीव टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, अमाउंट जो भी आपको मिला रिटर्न फाइलिंग तक, ये पॉइंट नोट करना दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग तक की बात हो रही है, मतलब अपना प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो मार्च 23 तक नहीं देखना है हमें, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक देखना है। अगर आपको पैसे मिले डिजिटली तो 6% ले लेना, अमाउंट अगर कैश में मिला तो 8% ले लेना, और अगर अमाउंट मिला ही नहीं है, रिसीवेबल है, तो भी 8% ले लेना। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मिला तो 6%, है ना, या कैश अपना अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से, ईसीएस के थ्रू मिला तो 6%, कैश में मिला तो 8%, और अगर अमाउंट मिला ही नहीं तो भी 8% उसका इनकम पकड़ लेना। प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है, ये बोलता है भाई आप रियल बेसिस पे इनकम फाइंड आउट मत करो, डोंट प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, आपका जो भी टर्नओवर है उसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करो और डायरेक्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालो। तो हम लोग वो सारे डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं, कौन सा 30 से लेके 36 वगैरह वाले, हम लोग डिप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंडीशन, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर आपका मैक्सिमम 2 करोड़ तक होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अगर 2 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा, और फिर आपके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपके लिए फिर रेगुलर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, फिर आप पीएनएल अकाउंट बनाओ और एक्चुअल बेसिस पे प्रॉफिट निकाल के उस पर टैक्स भरो। ये प्रिजम्पटिव बेसिस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एडवांस टैक्स 100% आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा एक ही इंस्टॉलमेंट में, और एक इंस्टॉलमेंट कौन सा, लास्ट इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 15 मार्च 2023 को पूरा टैक्स एक साथ भर देना। नॉर्मली एडवांस टैक्स का आपने सीखा था 4 इंस्टॉलमेंट होता है, तो 4 इंस्टॉलमेंट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट इनको बोलता है हम लोग बार बार परेशान नहीं करेंगे, एक ही बार टैक्स पे कर दो 100% ऑफ टैक्स, बट पे इट बाय द लास्ट डेट 15 मार्च ऑफ 23। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव इनकम याद रखना, प्रिजम्पटिव इनकम क्या है, एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट ने रास्ता दिया है टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, विदाउट अकाउंटिंग फॉर द एक्चुअल एक्सपेंसेस। खाली आप टर्नओवर देख लो, टर्नओवर के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करो और जो भी आएगा वो डायरेक्ट बिजनेस इनकम आ जाएगा, आप एक्सपेंस अलग अलग मत लिखो। प्रिजम्पटिव बेसिस है, अजम्पशन बेसिस है, डीम्ड बेसिस है। ठीक है, अगर 44ADA की बात कर रहा हूँ, 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ के लिए, एलएलपी के लिए नॉट अलाउड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ये बेनिफिट नहीं है। तो समझो अभी जैसे लॉ फॉर्म वगैरह है तो वो लोग 44ADA वगैरह ऑप्ट कर सकते हैं। ये बोलता है कि जो भी आपका ग्रॉस रिसीट है उसका 50% इनकम सीधा पकड़ लो। देखो 50% से ज़्यादा इनकम कंसिडर करना है तो चलेगा, यहाँ पे 6%, 8%, 8% से ज़्यादा इनकम कंसिडर करना है तो चलेगा, लेकिन उससे कम इनकम डिक्लेयर मत करना। अगर कम डिक्लेयर करोगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ठीक है,
ग्रॉस रिसीट आपका 50 लाख तक ही होना चाहिए, ग्रॉस रिसीट 50 lakhs तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मतलब ये गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न लाया है, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स भरने नहीं मिलेगा, और 100% ऑफ टैक्स आपको एडवांस टैक्स एक इंस्टॉलमेंट में भरना है। 44A लिखा है, एनी एसएससी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबके लिए है। 44AD और 44ADA में रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट है ना, फॉर्म वगैरह था, यहाँ पे तो रेसिडेंट एचयूएफ भी था। 44AE में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों अलाउड है। बिजनेस ऑफ फ्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम कर रहे हैं। हेवी गुड्स व्हीकल, कौन सा व्हीकल जिसका मोर देन 12 टन का कैपेसिटी है। अगर आपके पास हेवी गुड्स व्हीकल है तो प्रिजम्पटिव इनकम कितना, तो गवर्नमेंट बोलता है रियल आपने फ्रेट चार्जेस क्या रिसीव किया वो हम नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट स्ट्रेट अवे 1000 पर मंथ पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट देखेंगे, अनलेडन वेट है ना, उसका 1000 पर मंथ पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, वो आपका इनकम पकड़ लेंगे। अदर व्हीकल होगा जैसे लाइट गुड्स व्हीकल है, तो ऐसे केस में 7500 पर मंथ पर व्हीकल पकड़ लेंगे प्रिजम्पटिव इनकम। ठीक है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ मंथ लिखा है दोस्तों। मतलब समझो अगर आपने बिजनेस 4.5 महीने के लिए किया है तो पूरा 5 महीने का कैलकुलेशन करने का, पार्ट ऑफ मंथ को भी फुल मंथ पकड़ने का। असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स, आपके पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब समझो ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, 10 ट्रक आपके पास ऑलरेडी था, एक और खरीद लिया तो 11 हो गया, लेकिन आप बोलते हो उसी दिन पुराना वाला बेच दिया, है ना, मतलब 10 था, 10 में से एक गया पुराना और एक उसी दिन खरीद लिया सेम डे। तो अगर आपने सेम डे खरीदा होगा तो नहीं चलेगा दोस्तों, गवर्नमेंट इसको 11 पकड़ेगा, फिर आपको ये प्रिजम्पटिव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो समझो जिसके पास ऑलरेडी 10 ट्रक है उसको क्या करना चाहिए, पहले एक ट्रक बेच देना चाहिए, और जिस दिन उसने ट्रक बेचा उस दिन नहीं, उसके नेक्स्ट डे उसको एक ट्रक एक्स्ट्रा खरीद लेना चाहिए, अगर वापस उसको नया खरीदना है तो समझो एग्जांपल 11 अक्टूबर को हमने 10 ट्रक में से एक बेचा तो 11 अक्टूबर को 10 ही काउंट होगा। 12 अक्टूबर को हमने अब नया खरीद लिया तो 9 था, 9 में एक न्यू ऐड हो गया तो वापस यहाँ पे 10 काउंट होगा। लेकिन इन केस इफ यू बाय एंड सेल ऑन द सेम डे और आपके पास ऑलरेडी 10 ट्रक है तो फिर लिमिट क्रॉस हो जाएगा, फिर ये प्रिजम्पटिव बेसिस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एडवांस टैक्स में इन लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, एडवांस टैक्स के लिए इनको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, किसको, 44AE वालों को, इनको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। कॉमन पॉइंट्स लिखा है मैंने, प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्सेशन इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू एसएससी, ये जबरदस्ती नहीं है, आपको अगर चाहिए तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे करो, इन केस इफ यू फाइंड दैट द प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्सेशन इज बेनिफिशियल टू यू। But in case if you see that according to your estimates, if the presumptive tax is more than the regular tax, then don't opt for these schemes. Then pay taxes as per regular scheme. Deduction 30 से 37(1) is deemed to have been allowed. Deduction assume कर लेने का कि मिल गया है ना, अलग से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप डिप्रिसिएशन को लिख सकते हो असेट के कॉस्ट में से माइनस करके। वन इफेक्ट, बैलेंस शीट तो मेंटेन करना पड़ता है सबको, तो जब भी आप बैलेंस शीट मेंटेन करते हो तो बैलेंस शीट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, उस डिप्रिसिएशन को ये प्रिजम्पटिव इनकम में से माइनस मत करना। ठीक है, इफ assessee has opted for presumptive based taxation then he is not required to maintain books of accounts under 44AA, neither he is required to go for tax audit under 44AB। अगर आप प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्स ले रहे हो तो आपको ऑडिट भी नहीं करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना है, ये बेनिफिट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। हाँ, लेकिन हमने सीखा कि अगर आप प्रिजम्पटिव बेस के हिसाब से टैक्स दे रहे हो या फिर नहीं भी दे रहे हो प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्स के हिसाब से, और जो भी प्रिजम्पटिव बेस्ड इनकम आ रहा है उससे भी कम इनकम आप दिखा रहे हो, उससे भी कम इनकम, तो फिर आपको ऑडिट भी करना पड़ेगा, अकाउंट्स में मेंटेन करना पड़ेगा। असेसी में डिक्लेयर हायर इनकम देन प्रिजम्पटिव, आप ज्यादा दिखा सकते हो, बट इफ असेसी वांट्स टू डिक्लेयर लोअर इनकम देन प्रिजम्पटिव देन ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर 44AA and get such account audited as per 44AB। 44AD में एक पॉइंट है, if assessee once opts for 44AD then he is required to pay tax as per 44AD for subsequent 5 year। तो समझो किसी ने 44AD ले लिया 22-23 में, है ना, टैक्स भरने के लिए, तो इसके आने वाले 5 साल तक इस पे 5 ऐड कर दो तो 27-28 तक आपको प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्स के हिसाब से ही टैक्स भरना है। सब लोग हम लोग ये स्कीम छोड़ सकते हैं क्या,
आप छोड़ सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। 5 साल के अंदर अगर आपने ये स्कीम छोड़ दिया तो गवर्नमेंट बोलता है फिर उसके आने वाले 5 साल तक आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इन केस एसएससी ऑप्ट आउट, मतलब आपने ये स्कीम छोड़ दिया विद इन 5 ईयर फ्रॉम सेक्शन 44 AD, देन ही इज then he cannot re-opt section 44 AD for subsequent 5 year। तो वापिस से आपको ये 44 AD का ऑप्शन नहीं मिलेगा subsequent 5 ईयर में। ठीक है, तो समझो आप जिस ईयर में निकल रहे हो, समझो आप 24-25 में निकल गए, तो 24-25 में अगर कोई निकला स्कीम छोड़ा तो 24+5 मतलब 29-30 तक आपको ये स्कीम वापस नहीं मिलेगा 44 AD का। मैंने यहाँ पे समरी बनाया है पॉइंट्स को समझने के लिए बेहतर तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44 AA का, और डीम्ड इनकम 44 AD का, और यहाँ पे लिखा है टैक्स ऑडिट 44 AB का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44 AA में क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर 2.5 लाख क्रॉस हो गया या फिर 25 लाख क्रॉस हो गया। ये किसके लिए हमने सीखा था दोस्तों, इंडिविजुअल्स के लिए। अगर आंसर इसका यस आया, मतलब ये पूरा लास्ट है ना, इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अगर एक बार भी ये लिमिट क्रॉस हुआ तो मेरे को नेसेसरी बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बुक्स मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन नहीं है ना। डीम्ड इनकम ले सकता हूँ क्या, तो टर्नओवर ऑफ करंट ईयर देखना पड़ेगा। अगर ये 2 करोड़ तक है तो आप डीम्ड इनकम में जा सकते हो 44 AD में। 44 AE में जाना चाहते हो तो आपका मैक्सिमम 10 ट्रक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ट्रक्स में एक और पॉइंट याद रखना दोस्तों, ये ट्रक हमने एक्चुअली कभी फ्लाइंग बिजनेस किया वो नहीं देखने का। ठीक है, आपने ट्रक खरीद के रखा है और पुट टू यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, हम लोग पुट टू यूज़ नहीं देखते। ठीक है, मतलब समझो आपने ट्रक खरीदा कभी एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल को, और आपने यूज़ करना चालू किया 1 जुलाई से, तो प्रिजम्पटिव इनकम 1 अप्रैल से काउंट होगा। एक्चुअल बेसिस पे ट्रक यूज़ कभी कर रहे हैं वो नहीं देखते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। 44 AD में अगर आप जा रहे हो तो गवर्नमेंट बोलता है आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक होना चाहिए, तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में जा सकते हो। ऑडिट कब करवाने का, गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने 44 AD ले लिया हुआ है तो जनरली जब आपका टर्नओवर क्रॉस होगा 2 करोड़ उसके बाद ऑडिट करवाओ। अदरवाइज अगर आपका प्रिजम्पटिव बेस टैक्स के हिसाब से टैक्स नहीं दे रहे हो है ना, तो डीम्ड इनकम और आप 44 AD में हो। अच्छा यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिखा है, क्या लिखा, अगर डिक्लेयर्ड इनकम लेस देन डीम्ड इनकम है ना 44 AD वाला, और 44 AD वाला डीम्ड इनकम से भी ज़्यादा मेरा बेसिक, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इफ डिक्लेयर्ड इनकम इज लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम या डीम्ड इनकम, लेकिन वो डीम्ड इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना ये, अगर मैंने 44 AD नहीं लिया तो अदरवाइज में जाएगा दोस्तों। तो जनरली हमें 1 करोड़ के बाद ऑडिट करना है, लेकिन एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने दे के रखा है कि 10 करोड़ के बाद ऑडिट करवाओ, प्रोवाइडेड अगर आपने जो भी कैश इनकम ली है वो मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल रिसीट्स है, और जो भी एक्सपेंस पे किया मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल एक्सपेंस है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझा। एक्सेप्शन लिखा है मैंने, टैक्स ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड टिल टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़। 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, है ना, 5% वाला कंडीशन। अदर एसएससी के बारे में लिखा है, ये वाला पॉइंट किसके लिए था दोस्तों, इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग ऑन बिजनेस के लिए। अब अदर एसएससी है, समझो पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह है तो क्या करने का, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44 AA का 1,20,000 बिजनेस इनकम क्रॉस होने के बाद, या फिर टर्नओवर 10 लाख क्रॉस होने के बाद, इन एनी वन इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आपको मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नेसेसरी बुक्स, अदरवाइज बुक्स जरूरत नहीं है ना। डीम्ड इनकम के हिसाब से हम लोग टैक्स कब पे कर सकते हैं, जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक होगा। ऑडिट कब करवाना चाहिए, अगर 44 AD लिया है आपने, लिया हुआ है, तो जब टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस होगा तभी। एक्सेप्शन है, टर्नओवर मेरा 2 करोड़ से कम है फिर भी मैं ऑडिट करवाऊंगा अगर मेरा डीम्ड इनकम से कम मैं डिक्लेयर्ड इनकम कर रहा हूँ। डिक्लेयर्ड इनकम इज लेस देन द डीम्ड इनकम, डीम्ड मतलब प्रिजम्पटिव इनकम, और वो जो भी प्रिजम्पटिव इनकम है वो 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा। अदरवाइज अगर मैंने 44 AD नहीं लिया तो 1 करोड़ के बाद, और एक्सेप्शन 10 करोड़ का।
है ना, अगर कैश इनकम कैश एक्सपेंस मैक्सिमम 5% तक। असेसी इज कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जो लोग प्रोफेशन करते हैं उनके लिए क्या प्रोविजन, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करना है, जब उनका ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख क्रॉस होगा इन ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर है आंसर तो स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करो, नहीं आंसर है तो आप नेसेसरी बुक्स मेंटेन करो। इन लोगों को ऐसा नहीं है कि बुक्स मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा, इनको बुक्स मेंटेन करना ही है ना। अगर ग्रॉस रिसीट क्रॉस हो गया तो स्पेसिफाइड बुक्स, ग्रॉस रिसीट अगर 1.5 लाख क्रॉस नहीं होता है तो नेसेसरी बुक्स। डीम्ड इनकम का प्रोविजन 44 एडीए वाला एप्लीकेबल होगा, और वो बोलता है कि आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक होना चाहिए करंट प्रीवियस ईयर का। टैक्स ऑडिट जनरली व्हेन ग्रॉस रिसीट्स ऑफ करंट प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50 लाख, 50 लाख क्रॉस हो जाएगा तो टैक्स ऑडिट। अगर आपने 44 एडीए लिया है तो भी 50 लाख क्रॉस होने के बाद ही ऑडिट होगा। एक्सेप्शन है अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम से कम डिक्लेयर करना चाहते हो और वो प्रिजम्पटिव इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, 41 का सीरीज है दोस्तों, डीम्ड इनकम की बात हो रही है, टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। पहला मैंने लिखा है रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन, दैट इज रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज। रेमिशन और सेसेशन, रेमिशन का मतलब समझो अपना लायबिलिटीज था और वो पेबल अब नहीं है तो उसको रेमिशन और सेसेशन बोलते हैं, खत्म हो गया लायबिलिटी हमारा, है ना। जैसे आपने क्रेडिट परचेज किया था और उस क्रेडिट परचेज को पीएनएल में ट्रेडिंग में डेबिट पे लिखा था एक्सपेंस बोल के परचेज को, लेकिन क्रेडिटर्स बोलता है कि वो पैसे नहीं ले रहा है, आपको वेव कर दिया, छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो क्रेडिट परचेज इफ इट इज नो मोर पेबल देन इट अमाउंट्स टू एन इनकम। तो गवर्नमेंट बोलता है 41 के तहत, 41(1) के तहत वो इनकम काउंट हो जाएगा। आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दो और उस पर टैक्स पे करो। इंश्योरेंस क्लेम मिला अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक, है ना। अभी जैसे गुड्स आपने खरीदा, परचेज बोल के डेबिट पे लिख दिया, लेकिन वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो इंश्योरेंस क्लेम मिला तो बिजनेस इनकम, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 41(2) बैलेंसिंग चार्ज था, ये हमने एफआईएम मेथड में सीखा, और ये मैंने आपको बताया था कि असेट अगर आपने खरीदा और नॉट इन द सेम ईयर ऑफ परचेज बट आफ्टरवर्ड्स में भी 1 साल 2 साल के बाद आप उस असेट को बेच रहे हो, और असेट बेचते टाइम पे जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें दो चीजें हमने सीखा था दोस्तों। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो वो कैपिटल गेन में जाएगा, और डिफरेंस अमाउंट को बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं, वो बिजनेस में जाएगा। 41(3) सेल ऑफ असेट परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दोनों सेम ही पॉइंट था। कैलकुलेशन थोड़ा सा, है ना, फाइंड आउट करने के लिए रास्ते अलग दिए थे लेकिन कैलकुलेशन दोनों का सेम ही आता है, ये मैंने आपको सिखाया था। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स 41(4) की बात करता है। 41(4) में रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है। बैड डेट्स पहले से ही अलाउ हो गया था, समझो बैड डेट्स हम लोगों ने लास्ट ईयर का डूबा हुआ पैसा करंट ईयर में मिला, तो लास्ट ईयर अगर बैड डेट्स अलाउड था लॉस बोल के, तो करंट ईयर में उस बैड डेट्स पे आपको टैक्स देना पड़ेगा इनकम बोल के। ठीक है, अगर बैड डेट्स आप बोलते हो लास्ट ईयर अलाउड नहीं था तो इस साल बैड डेट्स रिकवरी भी नॉट अलाउड। 41(4) है विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये बैंक्स वाले, है ना, स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पेशल रिजर्व का पैसा अगर निकाल लिया तो हम लोग उसको बिजनेस इनकम समझेंगे, इट इज नॉट इन आर सिलेबस। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस के बारे में लिखा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मॉड्यूल वगैरह में मिल जाएगा। नॉर्मली अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अगर ऑन अकाउंट ऑफ एरोनियस, है ना, ओमिशन वगैरह, गलती से आपने लिखना रह गया था, एक्सपेंस आपने लिखा नहीं और असेसी ने उसका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन भी दिया कि भाई क्यों लिखना रह गया था, क्या गलती हो गई थी, असेसिंग ऑफिसर अगर मान गया तो वो बोलेगा ठीक है भाई, आप अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस बोल के उस पर क्या करो, उसको क्लेम कर लो, मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट पे लिख दो, एक्सपेंस बोल के माइनस कर दो। लेकिन अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है कि आपने एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा, तो नॉर्मली ये लोग उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर समझते हैं सेक्शन 69(c) के तहत, और उसको इनकम पकड़ के उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ऐसे केस में। डिडक्शन नॉट अलाउड अगेंस्ट सच इनकम, और ऐसे इनकम के साथ सामने आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो हमारे सी इंस्टीट्यूट ने बाय डिफॉल्ट यही पकड़ा है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस को वो लोग क्या पकड़ते हैं, 69(c) का अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, और उसको इनकम बोल के उस पर टैक्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, कुछ क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ।
विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज अ फिल्म आर्टिस्ट। फिल्म आर्टिस्ट नोटिफाइड प्रोफेशन में आता है दोस्तों। हिज ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन इज एज अंडर 19, 20, 20, 21, 21, 22। हम लोगों ने सीखा है कि इन लोगों को लास्ट 3 ईयर, इन ऑल द 3 ईयर, इनका ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में भी 1.5 लाख से ज्यादा है। तो ये तीनों साल में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इसको फोर्थ ईयर में, है ना, क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता, मतलब ये लास्ट 3 ईयर का डेटा नहीं दिया है और बोला रहता कि भाई करंट ईयर ही है, फर्स्ट ईयर बिजनेस का, तो फिर हम लोग लिखते कि अगर उसका करंट ईयर में एक्सपेक्टेड ग्रॉस रिसीट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 1,50,000, तो करंट ईयर से ही उसको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज नेसेसरी बुक्स तो मेंटेन करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सुखविंदर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेज। फ्लाइंग गुड्स कैरेज मतलब 44 AE में आता है, प्रिजम्पटिव इनकम में। 1 अप्रैल 22 को ही ओन्स 10 ट्रक्स, 10 ट्रक है उसके पास। आउट ऑफ इज 6 आर हेवी, अनलेडन वेट ऑफ ईच इज 20 टन। अनलेडन वेट अपने को चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सीखा था 44 AE में अनलेडन वेट 20 टन के ऊपर, है ना, 1000 पर मंथ पर टन करना है, पर मंथ पर टन, इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स, तो ये 6 ट्रक है, इंटू 6 ऐसा करना है, और इंटू हाउ मेनी मंथ्स देखना पड़ेगा कितने मंथ के लिए था। तो बोलता है 10 में से 6 पहले से ही है ना, तो 6 ट्रक हो गया, और ये पूरा 12 महीने का आ जाएगा अगर हमने बेचा नहीं होगा तो। देखो आगे क्या लिखा है, ऑन 2 May 22 ही सोल्ड वन ऑफ द हेवी गुड्स व्हीकल। 2 मई को हमने बेच दिया, तो मई में वो काउंट हो जाएगा, वो ट्रक आपके पास मई मंथ में था। ठीक है, यहाँ पे अपने को नोट करना है कि भाई 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी, ऑन एनी डे। वहां पे एक दिन देखते हैं, किसी भी दिन में 365 में से एक बार भी अगर 10 ट्रक से ज्यादा हो गया तो आपको 44 AE नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे मंथ नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो मंथ देखते हैं, मंथ को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 2 मई को ही सोल्ड हेवी गुड्स व्हीकल एंड परचेज द लाइट गुड्स व्हीकल। लाइट गुड्स व्हीकल खरीद लिया उसने ऑन 6 तो देखो सेकंड को बेच के 6 को खरीदा, मतलब गैप हो गया। थर्ड को भी खरीदा होता तो भी चलता, अगर सेकंड को ही उसने क्या किया होता, थर्ड वाला खरीद लिया होता, मतलब ये दूसरा वाला, तो फिर सेकंड को उसका 11 व्हीकल काउंट हो जाता, फिर ये स्कीम नहीं मिलता। दिस न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ओनली ऑन 15 जून, और ये व्हीकल 15 जून से यूज करना चालू किया। दोस्तों प्रिजम्पटिव इनकम में एक्चुअल यूसेज नहीं देखते कि आपने यूज कब से करना चालू किया, तो ये 15 जून हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, इग्नोर करना। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ सुखविंदर फॉर असेसमेंट ईयर टेकिंग इनटू द नोट फॉलोइंग डेटा। अब डेटा में क्या दिया हुआ, फ्रेट चार्जेस, ये एक्चुअल इनकम है 870, ऑपरेशनल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस है, एक्चुअल इनकम है 45,000 प्रिजम्पटिव वाला, और अदर बिजनेस वाला है 70। तो अभी इन लोगों ने इनकम पूछा है, तो ये एक्चुअल इनकम तो दे दिया, अभी आपको प्रिजम्पटिव इनकम निकालना है। प्रिजम्पटिव इनकम में कैसे आएगा, तो 44 ए बोलता है 1000 पर मंथ पर टन इंटू 20 टन अनलेडन वेट इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो कितने व्हीकल हो गए दोस्तों, 2 मई को उसने ही सोल्ड वन ऑफ द हेवी गुड्स व्हीकल। इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हेवी गुड्स व्हीकल कितना था टोटल, 6 था, है ना, तो 6 में से 5 उसके पास हर महीने था, एवरी मंथ। ठीक है, ये आप पहला अप्रैल पकड़ो, मई, जून, जुलाई, अगस्त वगैरह, और एक उसका अप्रैल और मई में था, उसके बाद चला गया हेवी। ठीक है, तो 5 व्हीकल थ्रू आउट द ईयर था 12 मंथ के लिए, एक व्हीकल 2 महीने के लिए था, अप्रैल और मई। आगे क्या बोलता है, ही सोल्ड वन ऑफ द हेवी व्हीकल ऑन 2 मई एंड 6 मई को उसने क्या किया, व्हीकल एंड परचेज द लाइट गुड्स व्हीकल ऑन 2 May 22। 2 May 22 को उसने लाइट गुड्स व्हीकल खरीद लिया। तो अभी लाइट गुड्स व्हीकल का अलग से लिखता हूँ, लाइट गुड्स व्हीकल, देखो ये टोटल 6 था, मतलब लाइट गुड्स व्हीकल उसके पास 4 था स्टार्ट टू एंड, है ना, अप्रैल में भी 4, मई, जून, जुलाई, और एक खरीदा उसने मई में खरीदा, तो मई से एक और ऐड हो गया। तो ये 5 वाला जो थ्रू आउट द ईयर है हेवी गुड्स व्हीकल, उसमें
इंटू 5 ट्रक्स इंटू 12 मंथ्स आपको करना है। फिर वापस लिख रहा हूं मैं 1000 पर मंथ पर टन इंटू 20 टन इंटू 1 ट्रक इंटू ये 2 महीने के लिए खाली, है ना। ये हेवी गुड्स व्हीकल की बात होगी दोस्तों। लाइट गुड्स व्हीकल में क्या करना है, उसमें हमने सीखा था 7500 पर मंथ पर व्हीकल इनटू नंबर ऑफ व्हीकल। तो 4 व्हीकल देखो मेरे पास स्टार्ट टू एंड है इनटू 12 मंथ, और 7500 पर मंथ पर व्हीकल इनटू एक व्हीकल हमने मई में खरीदा, मतलब 11 महीने। तो ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना उसका प्रिजम्पटिव इनकम आ रहा है। ठीक है, तो 1000 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 12, ये हो गया 12 लाख। 1000 इंटू 20 इंटू 2, 2 महीने, तो ये हो गया 40,000। 7500 इंटू 4 इंटू 12, ये हो गया 3,60,000। 7500 इंटू 1 इंटू 11, ये हो गया 82,500। तो व्हाट इज प्रिजम्पटिव इनकम? तो 16,82,000 आ गया दोस्तों। 16,82,500 ये प्रिजम्पटिव इनकम आ गया 44 AE के हिसाब से। और यहाँ पे इन लोगों का एक्चुअल इनकम है इस बिजनेस का 45,000। तो हमें इसे एडवाइस नहीं करना है कि प्रिजम्पटिव इनकम में जाओ, क्योंकि इसका प्रिजम्पटिव इनकम से भी कम इनकम है, 45 बहुत कम है। तो यहाँ पे इसको बोलने का कि भाई प्रिजम्पटिव इनकम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप रेगुलर स्कीम में ही पे करो। लेकिन सिंस योर एक्चुअल इनकम इज लेस देन द प्रिजम्पटिव, you are required to maintain books of accounts and you should also get your accounts audited as per है ना सेक्शन 44 AB। आपको ऑडिट भी करना पड़ेगा, अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक ऐसा कंक्लूजन लिख देने का। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा। एक हाथ क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर परेश फॉर प्रीवियस ईयर 22 to 23। पीएनएल अकाउंट दिया है दोस्तों, मतलब नेट प्रॉफिट है अपने पास। तो हमें इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। वी हैव टू स्टार्ट आवर आंसर फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ऐड लेस ऐड, 4 इफेक्ट डालने हैं। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस और अनरिकॉर्डेड इनकम देखना है, डेबिट का क्रॉस क्रेडिट का क्रॉस देखना है। हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। बोनस एंड कमीशन वॉज पेड ऑन 20 जून 23, वेयर एज जीएसटी एंड कस्टम वॉज पेड ऑन 31 अगस्त 23। देखो अभी ये अगस्त और जून का डेट दिया है, तो अपने को समझ में आना चाहिए ये पॉइंट कौन सा है। बोनस एंड कमीशन की बात कर रहा है और जीएसटी और कस्टम की बात कर रहा है, मतलब ये प्रोविजन है सेक्शन 43B वाला, जो बोलता है कि भाई आपको सीआरटी बिल पे करना चाहिए रिटर्न फाइलिंग से पहले। तो सीआरटी बिल में बोनस एंड कमीशन था, ये रिटर्न फाइलिंग से पहले पे किया है। जीएसटी एंड कस्टम टैक्सेस था, ये रिटर्न फाइलिंग के बाद पे किया है। तो जीएसटी और कस्टम नॉट अलाउ होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, जीएसटी एंड कस्टम नॉट अलाउड, बोनस अलाउड हो जाएगा, कमीशन अलाउड हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग से पहले पे किया है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। अब ये सारी थियरी याद होंगे तो अपने को समझ में आएगा कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा प्रोविजन है। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 72, यहाँ पे रेडीमेड दिया है, हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ा। इसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस बोलना चाहिए। डिप्रिसिएशन पीएनएल में भी दिया है, तो पीएनएल का क्रॉस, क्योंकि वो अकाउंट्स के हिसाब से। ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूड्स 10,000 आउटस्टैंडिंग। ट्रेड एक्सपेंस में 10,000 आउटस्टैंडिंग है, नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो देखो दोस्तों 43B सेक्शन में आपने सीआरटी बिल सीखा था, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड, पेमेंट टू रेलवेज, टैक्सेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, बोनस एंड कमीशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनबीएफसी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड शेड्यूल बैंक, है ना। तो ये
और बाद में हमने सीखा था लीव सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, उसमें पेमेंट कंपलसरी है। ट्रेड एक्सपेंस उसमें नहीं आता है, मतलब इस पे 43B एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बेसिस पे लिख सकते हैं इवन इफ इट वाज नॉट पेड। तो 10,000 आउटस्टैंडिंग है तो भी ट्रेड एक्सपेंस तो चलेगा भाई, ड्यू बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? ऑडिट फीस वाज पेड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। सीए को ऑडिट फीस पे किया, टीडीएस नहीं काटा। However, TDS was deducted and paid to the government on 31st December 23 next year। अपना देखो रिटर्न फाइलिंग का डेट है 31st जुलाई 23 और हमने दिसंबर 23 में टीडीएस डिडक्ट करके पे किया, तो करंट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ऑडिट फीस आपने रेसिडेंट को पे किया है दोस्तों, तो सेक्शन 40A(1)(a) एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो बोलता है रेसिडेंट को पे किया तो 30% नॉट अलाउड, तो 40,000 का 30% 12,000 डिस अलाउड हो जाएगा। और ये 30% आप नेक्स्ट ईयर के पीएनएल अकाउंट में लिख सकते हो, नेक्स्ट ईयर आप उसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस बोल के लिख सकते हो। अभी तो एक्सपेंस नॉट अलाउड, अभी 30% पे टैक्स लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझा। डेबिट साइड पे देखो, परचेज अलाउड होगा, ट्रेड एक्सपेंस अलाउड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्लाइंट कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए इट इज अलाउड, बिजनेस एक्सपेंस है वो। सैलरी टू स्टाफ अलाउड, बाय डिफॉल्ट सैलरी टू स्टाफ अलाउड होगा, हम ऐसा समझ रहे हैं कि टीडीएस भी काटा होगा, अकाउंट पे चेक वगैरह से ही पे किया होगा। बोनस अलाउड, कमीशन अलाउड, जीएसटी नॉट अलाउड क्योंकि हमने रिटर्न फाइलिंग के बाद पे किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय असेट एंड गुड्स अलाउड होगा दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स नॉट अलाउड, इनकम टैक्स ही नॉट अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे जीएसटी, जीएसटी बिजनेस के लिए होता है, पे करने के लिए पैसे नहीं थे, लोन लिया तो इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बेटे की शादी है ना, सन्स मैरिज नॉट अलाउड, पर्सनल एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, फॉरेन में आपने लोन लिया था फॉरेन से और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इस पे सेक्शन कौन सा आएगा? 40A(1), और ये बोलता है कि भाई 100% ऑफ सच एक्सपेंस नॉट अलाउड। अगर एनआर को पे किया, नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया, टीडीएस नहीं काटा, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंस नॉट अलाउड। ऑडिट फीस में 30% नॉट अलाउड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अलाउड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड नॉट अलाउड, डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। नेट प्रॉफिट तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है। क्रेडिट साइड पे दोस्तों सेल्स अलाउड होगा, गुड्स विड्रॉन एट सेलिंग प्राइस है, तो मैंने बताया था कि अगर गुड्स लेके गया, विड्रॉ है, टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर है, तो वो ड्रॉइंग्स काउंट होता है और इसको कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, लेकिन इन लोगों ने 12 पे लिखा है, तो आपको इसमें से 10,000 को अलाउ करना है, 2,000 को नॉट अलाउ करना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी फॉर्मेट कैसे बनाना है इसका, तो देख लो, फॉर्मेट भी बहुत सिंपल। तो आंसर देख लेते हैं कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। We start our answer from net profit as per P&L account। P&L अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है 63,500, आउटर कॉलम। डेबिट साइड के एक्सपेंस को ऐड करना है, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डेबिट का क्रॉस। व्हाट डू वी हैव? तो सबसे पहला जीएसटी एंड कस्टम, जीएसटी एंड कस्टम which is 3,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स, टू पे इनकम टैक्स, और वो कितना है? 2,900। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे सन्स, लोन फॉर सन्स मैरिज, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सन्स मैरिज,
which is how much? 16. नेक्स्ट है ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, paid outside India without TDS 7,800. 100% of such expense not allowed. Audit fees है 30%, 40,000 का 30%, 12,000 not allowed. Contribution to unapproved gratuity fund है, unapproved gratuity fund 1,000. unapproved depreciation है दोस्तों, लास्ट depreciation is 50. तो ये सब आप ऐड कर दो डेबिट का क्रॉस, तो 3,500 प्लस 2,900 16,000 7,800 12,000 1,000 and 50 93,200 ऐड कर दो 63,500 156,700. डेबिट का ऐड मैंने किया, अभी क्रेडिट का लेस करना है. क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम है, गुड्स विड्रॉन का, तो लेस क्रेडिट साइड का हम लोग बोलते हैं नॉन बिजनेस इनकम. क्रेडिट का क्रॉस, एंड व्हाट डू वी हैव? वी हैव गुड्स टेकन, गुड्स विड्रॉन. उसमें हमें प्रॉफिट एलिमेंट खाली लिखना है, विच इज 2,000. तो डिडक्ट 2,000, 156, 154,700. फिर हमें अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस देखना है. हमारे पास डिप्रिसिएशन है एज पर आईटी रूल, ठीक है, तो लेस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस यूबीई, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, एज पर आईटी रूल, which is how much? It is 72,000. एक ही है, और कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस तो नहीं है, ठीक है. तो 154 माइनस 72,000 82,700. फिर लास्ट में हमें ऐड करना है यूबीआई, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम. लेकिन हमारे पास अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम भी नहीं है, ठीक है. अगर होता तो मैं उसे भी लिख देता, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम. तो दैट्स इट. फाइनल आंसर आपका 82,700 क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस. आई होप आपको ये पॉइंट समझा. इस तरह से हम लोग बिजनेस इनकम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से करो. 44 वाले सीरीज वगैरह सब अच्छे से याद करो. 44 वाले सीरीज 40A2 40A3 और सम्स मॉड्यूल से करो, और एमटीपी आरटीपी करो, ठीक है. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के रिवीजन लेक्चर में. टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर.